ब्रश का हेड साइज इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये हम में से मुझे लगता है कि 95% लोगों को यही नहीं पता कि ब्रश का हेड साइज क्या होना चाहिए। और क्या अगर विजडम टूथ को रिमूव कर दिया जाए तो क्या वाकई ही कहते हैं कि वो अकल खत्म हो गई है? हमारी टेंडेंसी होती है हम ऐसे ब्रश रखते हैं और शुरू हो जाते हैं रगड़ना अपने बिल्कुल दांतों, ऐसे। राइट। तो बच्चों के लिए फ्लोराइड फ्री टूथपेस्ट आती है जो जिसमें कोई स्टेरॉइड्स ना हो। तो एड्स में हमने देखा होता है ना कि वो ब्रश के ऊपर पूरी एक लंबी सी लाइन लगा के हाईली इनर्वेटेड, यानी कि इसमें प्लेंटी ऑफ नर्व्स हैं, प्लेंटी ऑफ ब्लड वेसल्स हैं। हाँ जी, अकलदार भी कहते हैं। और इसका अकल से ताल्लुक, इससे अकल नहीं आती, जिसको नहीं आनी उसको नहीं आएगी, चाहे दांत आया भी हो। गोल्ड के लगवाए जाते थे क्राउन, बिल्कुल दांतों में कीड़ा लग गया है, तो क्या ये जो कीड़ा है क्या ये फिजिकली एग्जिस्ट करता है या सिर्फ ये मिथ ही है कि कीड़ा होता है? देखें, मैं आपको एक निचोड़ देती हूँ। मैं कहते हैं ना अंदर की एक चीज। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू प्लस पॉइंट के एक और ज़बरदस्त और मालूमाती एपिसोड में। आज हम बात कर रहे हैं हमारी बॉडी के अहम पार्ट दांतों के बारे में, इसकी सेहत, खूबसूरती और जदीद इलाज के बारे में। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे मुल्क की नामवर एस्थेटिक डेंटिस्ट डॉक्टर अमारा, जो हमें बताएंगी टीथ वाइटनिंग के जदीद तरीके, हॉलीवुड स्माइल का राज, वेनियर्स और स्माइल डिज़ाइन के सच, और ये कि कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री अब फैशन नहीं बल्कि ज़रूरत बन चुकी है। डॉक्टर साहब, वेलकम टू आवर शो। बंडल ऑफ थैंक्स फॉर गिविंग अस योर प्रीशियस टाइम। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो ये बताएं कि दांतों की सेहत को बरकरार रखने के लिए रोजमर्रा की रूटीन्स क्या होनी चाहिए? देखिए जी, दांतों की सेहत जो है ना, आई थिंक इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो हमारी ओवरऑल हेल्थ को भी अफेक्ट करती है। ठीक है, दांतों की सेहत जो है उसके लिए हमें पता है कि जी ब्रशिंग मतलब सब करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें ये नहीं पता कि प्रॉपर तरीका क्या है ब्रशिंग का। ठीक है, तो क्या पहले इस तरह कर लेते हैं कि पहले मैं आपको बता देती हूँ कि क्या क्या सफाई के तरीके हो सकते हैं, फिर उसके बाद कुछ आपकी डाइटरी हैबिट्स होती हैं कि आपने वो खाने पीने में क्या खाना है क्या नहीं खाना, या इन केस अगर आपने जो चीज़ें अपनी खानी पीनी है वो आपने किस फ्रीक्वेंसी से खानी है। कहने का मकसद ये है कि ये एक ना मल्टी फैक्टोरियल चीज होती है। बहुत सारे फैक्टर्स हमारी ओरल हेल्थ को, या अगर हम उर्दू में बात करें तो हमारी दांतों की सेहत को अफेक्ट करते हैं। ठीक है जी, उसके अंदर सबसे पहले तो ये है कि हम सफाई की बात करेंगे। उसके अंदर है आपने अपनी ब्रशिंग करनी है। ठीक है, जो आप नॉर्मली हम ब्रश करते हैं रूटीन में, वो आपने ब्रशिंग दिन में 2 दफा करनी होती है, सुबह और रात को। और दूसरी चीज होती है फ्लॉसिंग। अब फ्लॉसिंग एक ऐसी चीज है जिसका लोगों को पता ही नहीं है। ठीक है, मैं अपने पेशेंट्स को जब फ्लॉस का बताती हूँ तो वो नॉर्मली टूथपिक का जिक्र करते हैं, या फिर वो एक फ्लॉस आता है एक हैंडल के अंदर, आपने भी देखा होगा जिसमें फ्लॉस थ्रेडर सा होता है, उसके अंदर एक फ्लॉस लगा होता है, इतनी सी टूथपिक की तरह की ही चीज होती है। मोस्टली पेशेंट्स ना वो यूज कर रहे होते हैं। अब उसका उनको नुकसान ये नजर आता है, वो कहते हैं जी हमारे गम्स में से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है जब हम उसको यूज करते हैं, तो वो डिसकंटिन्यू कर देते हैं। या उन्होंने एक आध अपनी पॉकेट में कुछ पेशेंट्स ने रखी होती है, वो जब कोई खाना शाना फंसता है तो उसको जरा फेर लेते हैं। तो आई थिंक ऐसे नहीं है, फ्लॉस करने का एक प्रॉपर तरीका होता है। फ्लॉस आपको वो बिल्कुल भी वो जो थ्रेडर के अंदर आता है वो नहीं यूज करना चाहिए। और वो एक दूसरा एक आता है, उसको मैं उर्दू में अगर कहूँ तो एक फिरकी की सूरत में एक धागा नायलॉन का आता है, उसको आप तकरीबन मतलब कट कर लेते हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक, और उसको आप अपने दांतों के दरमियान की जो जगह है, 2 दांतों के दरमियान जो जगह है, उसमें फिर आप उसको फ्लॉस करते हैं। ठीक है, अभी हम बहुत इसको ग्रॉसली बात कर रहे हैं। ठीक है, कि ब्रशिंग हो गई, ब्रशिंग कितनी दफा करनी है? दिन में 2 दफा। नेक्स्ट थिंग इज फ्लॉसिंग, क्योंकि ब्रश 2 दांतों के दरमियान में जो माइन्यूट या छोटी छोटी जगह होती है उसको आपका फ्लॉस क्लीन नहीं, वो सॉरी ब्रश क्लीन नहीं करता, वो आपका फ्लॉस क्लीन करता है उसको। ठीक है, और फ्लॉस आपने फ्लॉस दूसरा यूज करना होता है जो कि एक प्रॉपर एक थ्रेड के अंदर आता है। ठीक हो गया। नंबर तीसरी बात यह है कि आपने अपनी डाइटरी हैबिट्स को थोड़ा सा मॉडिफाई करना है।
दांतों को बरकरार रखने के लिए सिर्फ एहतियातें जो है ना, बेसिकली वो एक आप समझ लें कि आपने अपने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करनी है, डाइटरी हैबिट्स की मॉडिफिकेशन करनी है। तो उसके अंदर ये होता है कि आपने जो भी खाना पीना करना है, आपने फ्रीक्वेंट स्नैकिंग नहीं करनी। लाइक फॉर एग्जांपल सुबह के टाइम आप ब्रश करते हैं, अब मोस्टली पेशेंट्स या लोग क्या करते हैं कि वो नाश्ते से पहले ब्रश कर लेते हैं। What we recommend is कि you have to brush your teeth after breakfast. And उसका फायदा क्या हो रहा है? आपका जो ओरल कैविटी है, जो आपका मुंह है, वो अब आपने दोपहर को मील लेना है एक, तो आपके कितना टाइम है कि आपका जो मुंह है वो पार्टिकल्स फ्री है या फूड डेब्री फ्री है फॉर दैट 5 to 6 hours। जब आपके मुंह में कोई पार्टिकल्स, कोई डेब्री, फूड पार्टिकल्स या डेब्री नहीं है, तो आप अपने दांतों के अंदर कीड़ा लगने का जो प्रोसेस है या जो आपका गम डिजीज का जो प्रोसेस है, उसको आप कम कर रहे हैं, उसको डिले कर रहे हैं। मैम सॉरी, यहाँ पे एक रेलेवेंट क्वेश्चन मेरे माइंड में आया है। जी कि हम तो बचपन से सुनते आ रहे हैं कि सुबह सुबह उठना है, और पेरेंट्स डांट रहे होते हैं कि उठें और ब्रश करें, तो आप कह रही हैं कि आफ्टर मील ब्रश करना चाहिए। एग्जैक्टली, द थिंग इज कि आपने क्या करना है कि आपने अभी मैं अपनी इसी बात को कंटिन्यू करेंगे, उसमें आपका आंसर आ जाएगा। जी श्योर। अब आपने खाना खाया दोपहर का, आपने एक दफा रिंस कर लिया, एंड देन पूरे दिन में जब आपने अपना मील्स पूरे कर लिए हैं, रात को सोने से पहले जब आपने अब कुछ खाना पीना नहीं है, अगेन ब्रश योर टीथ, फ्लॉस योर टीथ एंड स्लीप। ठीक है, सुबह आप दोबारा उठेंगे, अब आपने पूरी रात कुछ खाया नहीं है, तो आपके मुंह में कोई वो एक्टिविटी जो जिसने केरीज लगानी है या जो बैक्टीरियाज थे उन्होंने कोई अपनी एक्टिविटी नहीं की। तो सुबह आप उठे, आपका मुंह बिल्कुल क्लीन है, आपने बस एक दफा रिंस किया यानी कुल्ली की, और आपने खाना खाया, और फिर खाने के आधे घंटे बाद आपने ब्रश कर लिया। तो ये सारा सिनेरियो है। दांतों को बरकरार रखने के लिए आपने मेक श्योर, ये अल्लाह ताला ने हमारे दांत खाने पीने के लिए बनाए हैं, लेकिन ये नहीं है कि अब आप उसके जो है ना वो खाने पीने के लिए बनाए तो बस इसका हर वक्त आपने ना ड्यूटी पे रखना है। गिव देम सम टाइम, ठीक है। तो उसके लिए तरीकाकार है आपका, एक तो क्लीनिंग का हो गया, दोबारा से रिपीट कर लेते हैं, क्लीनिंग का हो गया, फिर डाइटरी फ्रीक्वेंट है, मतलब टाइमिंग का मैंने आपको बता दिया, थोड़ा सा डाइटरी हैबिट्स का बता दिया। अब दूसरी चीज मैंने कही थी फ्रीक्वेंट स्नैकिंग। फ्रीक्वेंट स्नैकिंग का मतलब ये है कि ये नहीं है कि आपने फॉर एग्जांपल अभी खाना खाया, अब आप घंटे बाद जो है वो कोई कुछ भी स्नैक ले रहे हैं, कोई चिप्स ले रहे हैं, कोई बिस्किट्स ले रहे हैं, चाय ले रहे हैं, तो उसका अब ये फ्रीक्वेंट स्नैकिंग से क्या हो रहा है, आपके मुंह में ज्यादा से ज्यादा देर फूड पार्टिकल्स रह रहे हैं, और वो जो बैक्टीरिया है ना आपके मुंह में, वट एवर यू ईट, बैक्टीरिया फीड ऑन दोज थिंग्स। ठीक है, जब वो खाना शाना कोई भी आप मतलब उसके ऊपर जब वो फीड करते हैं तो वो कुछ एसिड्स प्रोड्यूस करते हैं, लैक्टिक एसिड और डिफरेंट किस्म के एसिड्स। तो लॉन्ग स्टोरी को अगर थोड़ा सा शॉर्ट करें तो हमारे मुंह में जब एसिड्स बनते हैं ना किसी भी रीजन की वजह से, तो हमारे दांतों में डीमिनरलाइजेशन का एक प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। यानी कि हमारे जो दांत हैं उसके अंदर से कैल्शियम फ्लोराइड या जो भी मिनरल्स, लाइक अगर टेक्निकल टर्म्स में बात करें तो हाइड्रोक्सी एपेटाइट जो होता है ना वो लीच आउट हो जाता है, यानी कि वो निकल जाता है। और दांत का ये जो प्रोसेस है ये हमें फिर कैविटीज और कीड़ा लगना और केरीज की तरफ लेकर जाता है। सो इसलिए फ्रीक्वेंट स्नैकिंग नहीं आपने करनी। डॉक्टर साहब ये बताएं कि डेली कितनी दफ़ा ब्रश करना चाहिए और इसका सही तरीका क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इसका पता ही नहीं है। और इसमें एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये भी है कि किस टाइप का जो है वो ब्रश यूज़ करना चाहिए, क्योंकि मार्केट में सॉफ्ट वाले भी हैं और हार्ड वाले भी हैं। एक्चुअली आपने ना मुझसे बिल्कुल ठीक सवाल किया, क्योंकि ज्यादातर पेशेंट्स मुझसे पूछते हैं कौन सी टूथपेस्ट इस्तेमाल करें। जी। तो टूथपेस्ट नहीं एक्चुअली काम कर रही, एक्चुअली आपका ब्रश काम कर रहा है। ठीक है, तो किस टाइप का ब्रश यूज करना चाहिए और ब्रशिंग करनी कैसे है, कितनी दफा करनी है, ये चीजें जो है ना यही सारी एक्चुअली मेन चीजें हैं जो आपकी दांतों की ओरल हेल्थ को या सफाई को मतलब बेहतर बनाती हैं। ठीक है, तो ब्रश आपने नॉर्मल पेशेंट्स के लिए, नॉर्मल लोगों के लिए, ज्यादातर पॉपुलेशन के लिए द ब्रश इज द मीडियम वन, ना सॉफ्ट वाला ना हार्ड वाला। या आपके ब्रश की पैकेजिंग के ऊपर लिखा होता है ब्रिस्टल सॉफ्ट है, मीडियम है, हार्ड है, इवन एक्स्ट्रा हार्ड भी आते हैं। बिल्कुल ऐसे जो सॉफ्ट वाला है वो इतना मतलब उसके ब्रिस्टल्स इस तरह इतने नहीं होते कि वो आपको प्रॉपर क्लीनिंग करें। जो हार्ड वाला है वो बहुत एग्रेसिव ब्रशिंग करता है, इवन आपके गम्स को भी डैमेज कर जाता है।
स्पेशली इफ यू डू नॉट नो द प्रॉपर ब्रशिंग टेक्निक, अगर आपको नहीं पता तो आप अपने गम्स डैमेज कर लेते हैं या इवन टीथ भी डैमेज कर लेते हैं, ठीक है। नंबर 2 जो बात है ब्रश के हवाले से, वो ये है कि ब्रश का हेड साइज इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये हम में से मुझे लगता है कि 95% लोगों को यही नहीं पता कि ब्रश का हेड साइज क्या होना चाहिए। जिसके ऊपर ब्रश के ब्रिस्टल्स लगे होते हैं, दैट शुड बी स्मॉल। क्यों? तभी आपका ब्रश जो है ना वो आपके लास्ट टूथ तक पहुंचेगा। अगर आपने ब्रश जो है वो बहुत बड़े सर का लिया है, आपने पूरा मुंह खोला हुआ है, आप ब्रश कर रहे हैं, रगड़ रहे हैं अपने दांत जोर जोर से, लेकिन क्या हो रहा है कि वो पीछे से तो आपका जो लास्ट मोलर है, सेकंड लास्ट मोलर है, वो तो क्लीन ही नहीं हो रहा। बिल्कुल सही। मोलर का मतलब यानी कि दांत जो है वो आपकी क्लीन ही नहीं हो रही। तो सबसे ज्यादा जो मतलब जो कैविटीज पाई जाती हैं या फूड इंफेक्शन जहाँ पे होती है ना हमारे मुंह में, वो हमारे लास्ट कॉर्नर्स होते हैं। वो ऐसे पॉकेट बड़ी अच्छी वहां बनती है, बड़े ब्राइट चांसेस है, वहां पे खाना पैक होता है और वहां पे फिर बैक्टीरिया जो अपना एक्शन कर रहे होते हैं। तो आप अक्सर देखेंगे कि ज्यादातर मोलर्स ही लोगों के खराब हुए होते हैं। बिल्कुल सही। और विजडम टीथ होते हैं वो खराब हुए होते हैं। तो द हेड साइज शुड बी स्मॉल। तो हमें मतलब स्मॉल हेड साइज एंड मीडियम ब्रिस्टल्स विल डू द जॉब, ठीक है। द सेकेंड थिंग इज ब्रशिंग टेक्निक, बहुत इंपॉर्टेंट वो चीज है, ठीक है। टूथपेस्ट आप जो मर्जी यूज कर लें, बगैर टूथपेस्ट के भी ब्रश हो सकता है, ठीक है, लेकिन आपकी ब्रशिंग टेक्निक ठीक होनी चाहिए। वो आप कहते हैं तो मैं यहाँ पे आपको डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखा देती हूँ। ये हमारे पास एक मॉडल है, ये किसी मतलब हमने मॉडल बनाया। ये आपका ब्रश है, ऑल्दो इसका भी हेड साइज छोटा है लेकिन नॉट रियली स्मॉल, इससे भी छोटे हेड साइजेस आ जाते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपना ये दांत है, फर्ज करें कि आपका अपर जॉ है और ये आपके ब्रिस्टल है। तो मोस्टली हम जो करते हैं नॉर्मली, वो हमारी टेंडेंसी होती है हम ऐसे ब्रश रखते हैं और शुरू हो जाते हैं रगड़ना अपने दांत, राइट। बट द थिंग इज कि आपने अपने ब्रश को थोड़ा सा 45 डिग्री के एंगल्स पे रखना है, ठीक है, टूवर्ड्स योर गम लाइन, ठीक है, थोड़ा सा टिल्ट करके ऐसे, ठीक है। अगर आप दिखा सकें तो ऐसे, फिर यू हैव टू गिव द हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स, ठीक है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स लाइक दिस, ठीक है। और एंड पे आप एक दफा इसको स्लाइड डाउन, ताकि जो भी डेब्री है वो नीचे गम्स के अंदर ना चला जाए, नीचे आ जाए, ठीक है। थोड़ा सा इसको मॉडिफाई आपने करना है, ये आपका तरीका होना चाहिए। ये तो हो गया आपके बाहर वाली सर्फेसेस। फिर एंड पे अंदर वाली सर्फेसेस पे सामने से आपने इसको ऐसे ऐसे क्लीन करना होता है, सामने वाले दांतों को, ठीक है। और जो पीछे वाले दांत होते हैं यानी कि मोलर्स, उनके लिए सेम मेथड जो मैंने आपको बाहर का बताया, 45 डिग्री के एंगल्स पे आपका ब्रश, हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स एंड देन स्लाइड डाउन, ठीक है। इसको हम कहते हैं मॉडिफाइड बैस टेक्निक। अगर YouTube पे सर्च करेंगे तो ये इजीली आपको मिल जाएगी, ठीक है। च्यूइंग सर्फेसेस के लिए आपने च्यूइंग सर्फेस पे बस ब्रश को राउंड राउंड ऐसे करना है, ताकि ये आपकी च्यूइंग सर्फेस जहाँ से आप खाना चबाते हैं वो भी क्लीन हो जाए, ठीक हो गया। सो ये है एक ब्रशिंग का मतलब मेथड है। मैम यहाँ पे एक मेरा क्वेश्चन है, काइंडली ये भी कीजिएगा, इसका ड्यूरेशन कितना होना चाहिए? जी मैं आपको वही बताने लगी हूँ। ब्रशिंग का जो ड्यूरेशन है इट्स 2 minutes ट्वाइस डेली, यानी कि 2 minutes सुबह, 2 minutes रात को। और मैं तो अपने पेशेंट्स को मजीद ब्रेक डाउन कर देती हूँ कि आपको आसानी हो जाए कि आप अपने मुंह को 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड कर लें, अपर राइट, अपर लेफ्ट, लोअर राइट, लोअर लेफ्ट। तो 30-30 सेकेंड्स आप हर क्वाड्रेंट पे दे दें, ताकि आपके वो 2 minutes तसल्ली से आप ये भी नहीं है कि आप लगे हुए हैं तो लगे रहें, वो भी नुकसानदेह, उसके अपने प्रॉब्लम्स आते हैं। और अगर आप बिल्कुल ही नहीं करेंगे उसके प्रॉब्लम्स, तो हम देखते ही हैं फिर वो क्या क्या हो सकते हैं। अगर आप प्रॉपर ब्रश नहीं कर रहे, प्रॉपर ड्यूरेशन के लिए नहीं कर रहे। सो पेशेंट्स आते हैं, वो कहते हैं हम तो बहुत ब्रश करते हैं, हम दिन में 2 दफा भी ब्रश कर रहे हैं, लेकिन उनके जो मुंह के हालात होते हैं वो कोई और स्टोरी बता रहे होते हैं। बिल्कुल भी ऐसे नहीं लगता कि दिन में 2 दफा ब्रश कर रहे हैं। बिल्कुल सही। आई डोंट मीन टू ऑफेंड एनीवन, लेकिन वो प्रॉपर उनको तरीका ही नहीं पता ब्रश करने का, बिल्कुल सही, या वो प्रॉपर टाइम ही नहीं दे रहे होते ब्रशिंग के ऊपर। That's why फिर वो मतलब अक्सर उनके मोलर्स मतलब वही बात आगे आगे से कर लेते हैं, पीछे से मतलब करते ही नहीं है, इंटरनली साइड पे नहीं करते, या अंदर वाली साइड पे नहीं करते। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो बड़ा जोर जोर से स्पीड से कर रहे होते हैं। ये भी इसका भी आगे मतलब इसके भी डिसएडवांटेजेस हैं। वो कहते हैं ना, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। तो आपको एतदाल में रहना है, जितना रेकमेंडेड है उतना ही कर ले बस, ना उससे कम करे ना उससे ज्यादा करे। जुल्म नहीं करना। हाँ, जुल्म नहीं करना। जुल्म के फिर साइड इफेक्ट्स आते हैं। बिल्कुल सही, ठीक है। बिल्कुल सही।
डॉक्टर साहब ये बताएं कि कैविटीज कैसे बनती हैं और इनको कैसे ट्रीट करना चाहिए। कैविटीज जो है, अभी हम थोड़ी थोड़ी इसको टच करते रहे हैं पिछले कुछ क्वेश्चंस में कि कैसे बनती हैं। जी जी। जो हमारी ओरल कैविटी है ना, इसके अंदर एक बैक्टीरियल फ्लोरा होता है। अल्लाह ताला ने हमें बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में रखे हैं। हमारे स्टमक पे भी होते हैं, हमारी स्किन पे भी होते हैं, तो इसी तरीके से हमारे मुंह में भी होते हैं। उस पर कुछ मतलब वो एक बैलेंस में एग्जिस्ट करते हैं। जब कभी ये बैलेंस खराब होता है तो जो थोड़े से समझ लें कि अपॉर्चुनिस्टिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, वो फिर अपना काम कर जाते हैं। होता ये है कि व्हेनेवर यू टेक समथिंग, ठीक है, आप कुछ खाते पीते हैं तो जो बैक्टीरियाज होते हैं ना, वो कार्बोहाइड्रेट्स या जो भी हम खाना पीना खाते हैं उनको फर्मेंटेशन उनकी स्टार्ट कर देते हैं। ये थोड़ा साइंटिफिक हो गया, लेकिन जस्ट एक मतलब आइडिया देने के लिए, फिर मैं इसको ब्रेक डाउन कर दूंगी थोड़ा सा। तो वो क्या करते हैं कि वो फर्मेंटेशन स्टार्ट कर देते हैं। उस फर्मेंटेशन का मतलब इन शॉर्ट ये होता है कि वहां पे एसिड्स बनना शुरू हो जाते हैं, जिसका मैंने पहले भी बताया था। जी जी। एसिड्स क्या करते हैं कि वो आपके मिनरल्स को लीच आउट करते हैं, दांतों में से मिनरल्स निकलना शुरू हो जाते हैं, दांतों का स्ट्रक्चर सॉफ्ट होना शुरू हो जाता है और अल्टीमेटली होते 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 वहां पे एक कैविटी बन जाती है। ठीक है, कैविटी का मतलब है ना कि एक खाली जगह बन जाती है, एक डिच बन जाती है छोटी सी, तो वो बेसिकली उसको हम कहते हैं कैविटी। कोई भी खाली जगह को हम कैविटी कहते हैं। तो जब दांतों में होते हैं तो हम उसको टूथ कैविटी कहते हैं। आप ये समझ लें आसान अल्फाज में कि आपका दांत गल रहा है, इट इज बिकमिंग, इट इज रॉटिंग, ठीक है, इट इज डीकम्पोजिंग। तो जो ये डीकम्पोजिशन का एक प्रोसेस है, जब जितना दांत फिर आपका एक दफा खत्म हो जाता है, आप वो दोबारा से ठीक नहीं हो सकता। एट वन स्टेज वो दोबारा से ठीक नहीं हो सकता। अगर आपने अर्ली डिटेक्शन कर ली है, आपको पहले आप अगर रेगुलर डेंटल विजिट्स करते रहते हैं, रेगुलर आप फॉलो अप्स करते रहते हैं, डेंटिस्ट के पास आते जाते रहते हैं, तो फिर आपकी समटाइम्स इनिशियल स्टेजेस पे आपकी कैविटीज डिटेक्ट हो जाती हैं और आपको समटाइम्स फिलिंग्स की भी जरूरत नहीं पड़ती। डॉक्टर साहब सॉरी, यहाँ पे मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ। हमारी सोसाइटी में ना एक्चुअली डेंटिस्ट के पास हम उस सूरत में जाते हैं जब वो शदीद पेन हो या वो आखिरी स्टेज के ऊपर हो, फिर वो डेंटिस्ट के पास जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली आई डोंट नो व्हाई, लेकिन ये है इसका, ये मतलब लोगों में पता नहीं इतनी अवेयरनेस नहीं है, या लोग इसको मतलब जिस तरह कहते हैं ना कि डिले करते रहते हैं कि मेडिसिन से ठीक हो जाए, ना ही करवाना पड़े। डॉक्टर साहब वो खुद ही मेडिसिन ले लेते हैं। मैं एक किसी भी मेडिकल स्टोर पे जाके कोई पेन किलर ले लेंगे, वो खा लेंगे, वो टेम्परेरी तौर पे तो रिलीफ मिल जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है, और इसके नुकसान भी समटाइम्स होते हैं। अभी रिसेंटली मैं आपको बताती हूँ, मेरे पास एक पेशेंट आई थी, लाइक शी वाज अ गर्ल अबाउट आई थिंक 9, 10, 11 years old होगी बच्ची, और शी केम विद अ स्वेलिंग। उसके यहाँ पे एक स्वेलिंग बनी हुई थी और काफी हार्ड स्वेलिंग थी। हमने जब उसको एग्जामिन किया तो उसके 3 दांतों में कैविटीज थी इस साइड पे, और वो कैविटीज इतनी डीप थी कि अब वो कैविटी कहीं बोन में, मतलब पहले नर्व्स में, फिर उसके बाद बोन में वो इन्फेक्शन स्टार्ट हुई है, और फिर उस बच्ची ने ना एंटीबायोटिक्स उसको दे दी इसी तरीके से। उसका कोई ट्रीटमेंट करवाए बगैर एंटीबायोटिक जब आप इस तरह इन्फेक्शन में दे देते तो समटाइम्स वो इन्फेक्शन जो है वो हार्ड हो जाता है, वहां पे ही वो एंटीबायोमा बन जाता है। तो अब उस स्वेलिंग को ट्रीट करना, उसकी रूट कैनाल करना, वो एक बहुत मतलब मुश्किल प्रोसीजर होता है। इसमें समटाइम्स सर्जिकल प्रोसेस भी इन्वॉल्व हो जाता है। तो जो चीज मतलब डेंटिस्ट्री में ना एक कहावत है, हम कहते हैं डेंटिस्ट्री इज नॉट एक्सपेंसिव, निग्लेक्ट इज। निग्लेक्ट आप करेंगे तो अल्टीमेटली आप हमें ज्यादा से ज्यादा बिजनेस देंगे, क्योंकि फिलिंग के चार्जेस कम होंगे, रूट कैनाल के उससे ज्यादा होंगे, एक्सट्रैक्शन के बाद जब आपने रिप्लेसमेंट आर्टिफिशियल दांत लगवाने हैं, इम्प्लांट्स करवाने हैं, वो ज्यादा चार्जेस हैं। तो आप जितना इसको डिले करेंगे उतना ही हमारे लिए अच्छा है, आपके लिए फायदेमंद है। लेकिन हम पेशेंट्स को इसीलिए एजुकेट करते रहते हैं, अवेयरनेस देते हैं। अब इस तरह से पॉडकास्ट कर रहे हैं कि वन मीडियम और द अदर वी आर यूजिंग इट टू टेल people that it is important, it is affecting your overall health, it is मतलब आपने दांत 70-80 साल की उम्र तक रखने हैं अगर अपने मुंह में, फिर उनको मेंटेन और उनकी केयर भी जरूरी है। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब ये बताएं कि बच्चों के हवाले से बहुत से पेरेंट्स सुनना चाह रहे हैं कि बच्चों के दांत निकलने का सही वक्त क्या होता है, और मोस्टली ये देखा गया है कि अभी बच्चों के दूध के दांत निकलते नहीं हैं और नए दांत जो हैं वो आ जाते हैं, और क्योंकि वो प्लेस नहीं बनी होती प्रॉपर तो वो अक्सर टेढ़े होते हैं। तो इनको कैसे ट्रीट करना चाहिए?
बिल्कुल, ये आजकल बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। बहुत सारे बच्चे इस कंप्लेंट के साथ आते हैं और इसकी रीज़न ये होती है कि आपके ना पहले हम खाते थे, जो हमारी डाइट थी ना, जी। हमारी इतनी प्रोसेस्ड डाइट नहीं थी पहले। हम ओके। थोड़े ऑर्गेनिक फूड्स खाते थे, मतलब वेजिटेबल्स खा रहे हैं और फ्रूट्स खा रहे हैं। गन्ने वो जी, बिल्कुल, चूसते होते थे, बिल्कुल सही। छलियां खाते थे। अब तक ये रुझान बहुत कम हो गया है। जी, हम जी। बहुत प्रोसेस्ड फूड पे चले गए, पिज्जा, बर्गर्स, मतलब सॉफ्ट चीजें। दांतों को काम ना हमने कम कर दिया विद टाइम। जी, तो जी, वो जी। एक, जब आपके दांतों पे फोर्सेस पड़ती थी, हम वो सख्त चीजें खाते पीते थे, तो जी, दांतों जी। का एक प्रोसेस होता है, मतलब उनमें इंटरप्रॉक्सिमल थोड़ी बहुत मतलब रिडक्शंस हो रही होती हैं, वियर होता है, फोर्सेस पड़ती हैं। व्हाट जी, हैपेंस जी। इसके जो आपके दूध के दांत होते हैं, फिर वो एक टाइम पे आके उनकी रूट्स जो होती हैं वो रिजॉर्ब होना शुरू होती हैं, नीचे नया दांत आता है और फिर वो हिल हिल के गिर जाता है। जी, अब जब बिल्कुल। हमारा फूड इतना सॉफ्ट हो गया, प्रोसेस्ड हो गया है, तो वो वाला प्रोसेस ना मतलब कम हो गया है। जी, अब बिल्कुल। होता ये है कि अगला दांत है तो अब आना ही है, वो जी। फिर उसको जहां जगह मिलती है वो वहां पे आ जाता है। और बिल्कुल सही। अगर मोस्टली जो बच्चों के दांत निकलते हैं वो निकलते हैं 6 साल की उम्र से निकलना शुरू हो जाता है। 5-6 साल की उम्र में दूध ओके। के दांत झड़ना शुरू हो जाते हैं, खास तौर पे सामने वाले दांत, और ओके। नए दांत निकलना शुरू हो जाते हैं, प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। जी। बल्कि यहाँ पे एक चीज मैं एक और हाईलाइट करूंगी, वो ये है कि हम ना इंतजार करते हैं 6 साल की उम्र में कि बच्चे के दांत हिलेंगे तो नए दांत आएंगे। बिल्कुल सही। सामने वाले दांतों में तो ऐसे ही होता है, बिल्कुल ऐसे लेकिन ही जो है। आपकी मोलर्स होते हैं ना, फर्स्ट मोलर जो होता है, पहली जो दाढ़ आती है, जी, जी। वो किसी दूध का दांत गिरने के बाद नहीं आती। ओके। वो तो अपने आप एक दाढ़ आती है। और अच्छा। मोस्टली पेरेंट्स को पता ही नहीं होता कि बच्चे के मुंह में एक परमानेंट दांत इरप्ट हो चुका हुआ है। अच्छा। हाँ जी, वो। और जब बच्चे मोस्टली आते हैं हमारे जी। पास, तो हम जब जनरल एग्जामिनेशन करते हैं तो हम देखते हैं कि वो दाढ़ में कैविटी होती है, ओके। लाइक अभी वो इरप्ट होती है और साल 1.5 साल के अंदर वो खराब भी होना शुरू हो जाती है। ओके। जो जिसको हम कहते हैं फर्स्ट मोलर। हम कहते हैं कि फर्स्ट मोलर इज द मोस्ट डिजीज्ड टूथ इन द ओरल कैविटी, क्योंकि ना ओके। बच्चों को पता होता है ना पेरेंट्स को पता होता है। बिल्कुल सही। और वो बच्चे भी सब मतलब वो उनकी ब्रशिंग नहीं प्रॉपर हो रही होती, या वो पीछे से तो ब्रश ही नहीं कर रहे होते, तो उनका मोस्टली वो कैविटी मतलब लगी होती है। अभी उसका नया दांत आया ही है तो वो ऑलरेडी डिजीज्ड है। हमें तो इससे रेलेवेंट ही एक क्वेश्चन को ऐड कर लें कि मोस्टली पेरेंट्स तो यही सोच रहे होते हैं कि बच्चों के ये तो दूध के दांत हाँ हैं, जी, तो ये तो निकल ही जाने हैं, तो इसकी ट्रीटमेंट की तो जरूरत ही नहीं है। हाँ, ये भी एक डिलेमा है। आई डोंट नो, ये ना मतलब बाजू का कुछ मतलब मैंने देखा है कि मुझे अक्सर आगे पेरेंट्स ही बताते हैं कि हमें डेंटिस्ट ने कहा ये निकल जाएगा, इसकी खैर है, इसकी खैर बिल्कुल इसका ऐसे ही। ट्रीटमेंट ना करवाएं। समटाइम्स बिल्कुल बच्चा नहीं करवाना चाह रहा होता तो उसको बस इधर उधर करने के लिए वो कह देते हैं चलें कोई नहीं, निकल ही जाना है। या जी, जी। समटाइम्स इसकी ना हम क्या कहते हैं शॉर्ट टर्म फिलिंग मतलब ट्रीटमेंट्स कर रहे होते हैं, शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट्स कर देते हैं, या हम कहते हैं निकलवा दें, लेकिन ऐसे नहीं होना चाहिए। तो ये मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता देता हूँ कि मेरे बेटे के कैविटी ऐसे ही बन गई, तो मैं तो फौरी उनको डॉक्टर साहब के पास लेके गया, तो उन्होंने मुझे आगे से जैसे आप कह रही हैं, तो उन्होंने कहा कि कोई मसला ही नहीं है, ये तो ये निकल दूध का जाने हैं, दांत है, ये दूध के निकल दांत है, आप जाए। ऐसे ही इतने बरी हो रहे हैं। तो मैं भी उनको घर ले आया। तो आप ये मेरे इसके माइंड में अंदर क्वेश्चन ये था कि ये जरूर इसको आपसे पूछना चाहिए और लोगों को इसकी अवेयरनेस होनी चाहिए। तो काइंडली इसको जरा लोगों के लिए, हमारे व्यूअर्स के लिए बताएं कि ये कितना इम्पोर्टेंट है। इसके अंदर ये है कि आप असेस करते हैं कि कौन सा दांत है और क्या टाइम है बच्चे का, ठीक है, Okay. क्या एज है। अगर तो 6-7 साल की उम्र है बच्चे की और उसका कोई दूध का मोलर यानी कि डेसिडुअस, दूध के दांत हम अपनी जुबान में कहते हैं डेसिडुअस टीथ, ठीक है, उसका अगर कोई डेसिडुअस मोलर मतलब उसमें कोई कैविटी है, उसमें केरीज है, तो फिर यू कैन नॉट आस्क हिम या हर कि जी आप कोई बात नहीं है निकल जाना है, क्योंकि ये निकलना है 6-7 साल बाद। तब तक तो उसने उसको सर्व करना है ना उस दांत में, उसने खाना पीना है। और दूसरा ये कि उसको पेन हो रही है, आप उसको कह रहे हैं कि इसको दवाइयों पे रखें और ये खुद ही निकल जाएगा। आई थिंक दैट्स अनफेयर। फिर आपको ये करना चाहिए कि उसका जो भी ट्रीटमेंट है, लाइक फिलिंग, अगर वो रूट कैनाल है तो रूट कैनाल वो उसकी आप बच्चे की करें, ताकि वो उसका एक तो दांत, नेचुरल टूथ इज नेचुरल टूथ, उसकी कोई रिप्लेसमेंट नहीं होती, ठीक है। अगर आप वो अब फॉर एग्जांपल कुछ जिस तरह कहते हैं कि जी निकलवा दें, पेरेंट्स ही बाद कह रहे होते हैं बच्चा नहीं करवाएगा, ये रिलक्टेंट है, तो आप इसको निकलवा दें जी या निकाल दें,
तो मैं तो सॉरी कह देती हूँ। मैं कहती हूँ निकालने के लिए बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, आप उनके पास चले जाए, मैं ये गलत काम नहीं करूंगी। क्योंकि उसकी रीजन ये है कि अगर मैं अभी इसका दांत निकाल दूंगी तो जब नया दांत आएगा, कोई पहला मतलब कोई और दांत आना है, उस दांत की स्पेस आहिस्ता आहिस्ता कोई और दांत ले लेगा। ओके, राइट। जी जी। उसके बाद क्या होगा कि फ्यूचर में बच्चे के सब दांत आगे पीछे, और फिर माँ बाप उसी बच्चे को लेके घूम रहे होते हैं, इसका ये ब्रेसेस लगा दें, इसका ये कर दें, और वो जो एक दांत खराब हुआ था सम टाइम उसकी जगह पे 3 नए दांत खराब हो जाते हैं। कैसे? क्योंकि वो स्पेस बन जाती है। वहां पे कोई परमानेंट दांत जब अपने टाइम पे आता है तो वो टेढ़ा मेढ़ा आता है, वहां पे फिर खाना फंसता है तो एक की बजाय 2-3 दांत खराब हो जाते हैं, और या फिर उनको ब्रेसेस की तरफ जाना पड़ता है। एक दांत जो मुंह में 5-6 साल रहना है, उसका अगर ट्रीटमेंट हो सकता है, अगर वो रिस्टोरेबल है, अगर वो सैल्वेजेबल है, तो डेफिनेटली उसको ट्रीट करना चाहिए। और इसके अंदर एक चीज मैं और ऐड करूंगी कि लोग कहते हैं कि मेरा बच्चा तो रूट कैनाल की दर्द ही नहीं बर्दाश्त कर सकता, मेरा बच्चा तो रूट कैनाल कैसे। वो रूट कैनाल का नाम सुन के ना वो हैरान परेशान हो जाते हैं कि दूध के दांतों की रूट कैनाल। तो उनको मैं फिर ये कहती हूँ कि अगर वो इस दांत की दर्द बर्दाश्त कर रहा है ना, तो रूट कैनाल की दर्द कोई दर्द ही नहीं है। बिल्कुल सही। रूट कैनाल प्रोसीजर प्लीज, ये एक मिथ है, ये एक पता नहीं क्यों लोगों में बैठा हुआ है कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट में बहुत पेन होती है। जी जी जी। हम बिल्कुल एनेस्थीसिया के अंदर नम करके प्रोसीजर्स करते हैं। रूट कैनाल ट्रीटमेंट हाईली इन्फेक्टिव टूथ के जो पेशेंट्स होते हैं वो भी हमारे पास आते हैं। बल्कि बच्चों से ही मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। मेरे पास एक बच्चा आया था अपने समर वेकेशंस में, उसके दांत में मल्टीपल कैविटीज थी और उसको हमने ट्रीट किया। जो जिन दांतों की फिलिंग्स होने वाली थी उसने फिलिंग्स करवाई, उसने रूट कैनाल्स करवाई, उसने क्राउन्स करवाए, एंड ही वाज सो फाइन। मतलब वो इतना सेटिस्फाइड था कि वो ड्यूरिंग द प्रोसीजर ना मुंह खोल के सो जाता था। मतलब इतना कोई पेनफुल नहीं होता, कोई हार्ड चीज नहीं है। द थिंग इज कि आपका डॉक्टर ठीक हो, आप पेरेंट्स का इसमें बहुत इन्वॉल्वमेंट है। पेरेंट्स जो है वो बच्चों को काउंसल करें, उनको ये ना कहें कि इंजेक्शन लगेगा दर्द होगी, या गंदे बच्चे होते हैं इसलिए हम उनको इंजेक्शन लगा देते हैं। प्लीज ये ना करें, उनको बताएं कि इट इज गुड फॉर यू। ठीक है, गंदे बच्चों को इंजेक्शन नहीं लगता। ठीक है, जी। अगर कोई प्रॉब्लम है, बच्चों को पेन ना हो इसलिए हम इंजेक्शन लगाते हैं, वो मेडिसिन है। ठीक है, या मैं कहती हूँ कि मॉन्स्टर्स हैं, उनको सुलाने के लिए हम उनको ये मेडिसिन लगा रहे हैं। ठीक है, और बच्चे आराम से काम करवाते हैं, बच्चे बहुत समझदार होते हैं, वो आपकी सारी बातों को समझते हैं और करवाते हैं सारा कुछ। सिर्फ पेरेंट्स का भी रोल है और डॉक्टर का भी है। डॉक्टर के अंदर भी पेशेंस होनी चाहिए। ठीक है ना। अब बच्चे ने तो थोड़े टेंट्रम्स थ्रो करने हैं, आप एक हद तक उसको कोशिश करें, उसको बताएं, उसको काउंसल करें, उसको समझाएं। बिल्कुल सही। बच्चे समझ जाते होते हैं। मैं प्रोस्थोडोंटिस्ट हूँ। मेरी क्वालिफिकेशन पंजाब डेंटल हॉस्पिटल से, डिमोंट मोरेंसी कॉलेज ऑफ डेंटिस्ट्री से है। और वहाँ पे हम बच्चों का हर ट्रीटमेंट करते होते थे। और फैसलाबाद में जब मैं आई तो मेरे पास ना ज्यादा पेशेंट्स बच्चे आना शुरू हो गए। मैंने एक बच्चे का काम किया, फिर वो किसी उन्होंने रेफर किया और बच्चों मतलब बच्चे मेरे पास बहुत आना शुरू हो गए। तो मैं सोच रही थी कि मैं प्रोस्थोडोंटिस्ट हूँ, कहीं मैं पीडोडोंटिस्ट ना मशहूर हो जाऊँ फैसलाबाद में। तो इस तरह से है। अल्हम्दुलिल्लाह किए हैं, बच्चों के बहुत सारे ट्रीटमेंट्स किए हैं अभी तक। मतलब बच्चे सेटिस्फाइड हैं, कोई कंप्लेंट्स नहीं है। यहाँ तक कि अब उनके अम्मी अबू भी मेरे पास आते हैं अपना ट्रीटमेंट करवाने के लिए। डॉक्टर साहब, आपकी रिसर्च क्या कहती है कि बच्चों में ये केसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो इसकी रीजंस क्या है? देखें, अब मैं आपको एक निचोड़ देती हूँ। मैं कहते हैं ना, अंदर की एक चीज देखें। आप बच्चे हैं, बड़े हैं, बूढ़े हैं, आपका माइक्रोफ्लोरा सेम है। ठीक है, कोई कैल्शियम की कमी नहीं होती, कोई किसी मिनरल की कमी नहीं होती, सिर्फ एक चीज की कमी होती है, सफाई की। ओरल हाइजीन प्रॉपर नहीं होती लोगों की, ब्रशिंग प्रॉपर नहीं हो रही होती, फ्लॉसिंग नहीं हो रही होती। अगर ब्रशिंग हो रही है तो प्रॉपर टाइम के लिए नहीं हो रही होती। अगर हो रही है तो मतलब वो, अगर नहीं हो रही तो मतलब वो डिफरेंट, जिस तरह मैंने आपको बताया कि नाश्ते के बाद और रात को सोने से पहले वहां पे कोई प्रॉब्लम चल रही है। नहीं तो आपकी डाइटरी हैबिट्स में कोई प्रॉब्लम चल रही है, फ्रीक्वेंट खाना आप खा रहे हैं, मील ले रहे हैं, आधे घंटे बाद कुछ खा रहे हैं। अभी आपकी मुंह की पीएच यानी कि एसिडिटी अभी न्यूट्रलाइज होना शुरू हुई है, आपने एक और स्नैक ले लिया,
तो ऐसे ही दोबारा एसिड्स बनना शुरू हो गए। फिर बिल्कुल। आपने अभी वो आधे घंटे में ठीक होना शुरू, आपने एक और ले लिया। तो जी। इस तरह तो फिर आप इनवाइट कर रहे हैं कि आ जाएं भी, मैं मुंह में जितने कीड़े बन सकते हैं आए, कैविटीज हों, तो हम फिर इसके ट्रीटमेंट करवा। डॉक्टर साहब ये बताएं कि बच्चों को कौन सी टूथपेस्ट यूज़ करनी चाहिए? और मैंने ये भी सुना है कि बच्चे जो हैं वो मोस्टली उसको इनटेक कर लेते हैं, तो क्या ये बच्चों की ओरल हेल्थ के लिए ठीक है? अगेन हम उसी पे आ गए हैं। मैंने आपको जिस तरह पहले बताया था कि टूथपेस्ट का रोल इज़ वेरी सेकेंडरी, वो सिर्फ फ्लेवरिंग के लिए या थोड़ा बहुत उसमें फ्लोराइड आजकल इनकॉर्पोरेटेड है, तो वो आपके पास एक एडजंक्ट है। आप उसके, मैंने आपको जिस तरह पहले बताया कि यू कैन ब्रश विदाउट योर पेस्ट इवन, ठीक हो गया। जहाँ तक सॉल्विंग की बात है कि बच्चे इसको इंजेस्ट कर लेते हैं या सॉलो कर लेते हैं, तो बच्चों के लिए फ्लोराइड फ्री टूथपेस्ट आती है। एक्चुअली 6 साल से कम उम्र बच्चों को हम फ्लोराइड्स नहीं रेकमेंड करते। तो वो 6 ईयर से कम जो बच्चे होते हैं उनके लिए फ्लोराइड फ्री टूथपेस्ट आती है। कोई सी भी टूथपेस्ट जो जिसमें कोई स्टीरॉइड्स ना हो वो आप यूज यहाँ कर पे सकते फिर एक मैम क्वेश्चन होगा कि कॉमन आदमी कैसे उसको रीड करेगा आजकल या तो जज वैसे करेगा? आजकल जो अच्छे ब्रांड्स हैं, कोलगेट है, क्लोजअप है, और भी पाकिस्तानी भी अब तो आ गए हैं कि वो आप उनको यूज करें, कोई ऐसा मसला नहीं। पैराडोंटिक्स ने भी, बल्कि है वो मेडिकेटेड ब्रांड था पहले, लेकिन अब उन्होंने ना मतलब अपनी एक कंप्लीट प्रोटेक्शन के नाम से रेगुलर यूज के लिए एक टूथपेस्ट बना ली हुई है। सेंसोडाइन ने बना ली हुई है। बहुत मैं किसी को इंडोर्स नहीं कर रही, लेकिन देयर आर मल्टीपल ब्रांड्स जो कि अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है। आजकल आपकी मोस्टली जो टूथपेस्ट है वो स्टीरॉइड फ्री हैं, फ्लोराइड फ्री हैं, बच्चों के लिए वो स्पेशल आती हैं, ठीक है जी, ठीक है। और आपने वो बहुत हाई क्वांटिटी में नहीं यूज करनी होती। ये भी एक बड़ी है कि वो एड्स में हमने देखा होता है ना कि वो ब्रश के ऊपर पूरी एक लंबी सी लाइन लगा के, बिल्कुल ऐसे ही, वैसा नहीं है। एक मटर के दाने जितना लेके पेस्ट को ब्रश पे लगा ले, सिर्फ इतनी सी आपको चाहिए होती है एडल्ट्स के लिए। बच्चों के लिए उससे भी, उसको भी आधा कर लें, सिर्फ थोड़ा सा फ्लेवर देने के लिए कि जब आप सफाई करें तो वो प्लाक या जो आपका अपना वो स्मेल होती है ना, वो आपको फील ना हो, दिल ना खराब हो, गैगिंग ना हो, इसलिए वो फ्लेवरिंग के लिए होती है थोड़ी बहुत, ठीक है। दैट्स ऑल। टूथपेस्ट का कोई इतना वो नहीं है, ये बस हमने ऐसे बनाई है। कुछ ऐसी कंडीशंस यस होती हैं, सेंसिटिविटी होती है, समटाइम्स ब्लीडिंग गम्स होते हैं, उसके अंदर फिर मेडिकेटेड टूथपेस्ट होती हैं, उनका रोल होता है, वो किसी कंडीशन के लिए हम देते हैं, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन रूटीन यूज में एनी टूथपेस्ट बच्चों के लिए, बच्चे जो अंडर 6 इयर्स हैं उनके लिए फ्लोराइड फ्री, और बड़े कोई भी टूथपेस्ट यूज कर सकते हैं, उसमें कोई नहीं है प्रॉब्लम, ठीक है। ठीक है। जब कोई मेडिकल कंडीशन होती है तो वो आपका डेंटिस्ट, आपका डॉक्टर आपको एडवाइस कर देता है, वो आप फिर वो यूज करें, उसको एक ड्यूरेशन के लिए यूज करके उसको छोड़ दें। ओके। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएं रूट कनाल क्या होता है, क्योंकि इसके बारे में बहुत सारी मिथ्स पाई जाती हैं, जिसमें से एक ये भी है कि ये इसके बाद पेन बिल्कुल खत्म हो जाती है। क्या वाकई ही पेन बिल्कुल खत्म हो जाती है? इसको रूट को हम जड़ और कैनाल, उसके अंदर जो एक कैनाल अल्लाह ताला ने रखी हुई है, इसके बेसिकली अगर आम जबान में कहें तो ये जड़ों का इलाज है, ठीक है। जब आपका जो केरियस प्रोसेस होता है, जो आपके दांतों का डिके होता है, हमारे दांतों, थोड़ा सा ब्रेक डाउन करती हूँ दांतों की, थोड़ी सी एनाटॉमी समझा देते हैं। आई होप थोड़ी सा मतलब ये बोरिंग ना हो जाए, लेकिन मोटा मोटा दांतों की 3 लेयर्स होती हैं, इनेमल, डेंटिन और पल्प, ठीक है। इनेमल और डेंटिन में अल्लाह ताला ने कोई ब्लड वेसल्स या नर्व नहीं रखी हुई, ठीक है। इनेमल में आपका जब एक प्रोसेस स्टार्ट होता है ना डिके का, एसिम्प्टोमेटिक होता है, पेशेंट को पता भी नहीं होता कि उसको डिके हो रहा है, क्योंकि कोई पेन ही नहीं होती, कोई सेंसिटिविटी नहीं होती। जब वो डिके प्रोलॉन्ग मतलब वो करना शुरू हो जाता है, जब वो सेकंड लेयर में एंटर होता है ना, तो सेंसिटिविटी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि सेकंड लेयर परमिएबल होती है, उसमें फिर आप ठंडा खा रहे हैं, गर्म खा रहे हैं, मीठा खा रहे हैं, वो लोगों को लगना शुरू हो जाता है। फिर उसके बाद अगर वहां पे भी नहीं आप रुकते, कोई ट्रीटमेंट नहीं लेते या आप उसकी केयर नहीं करते, तो आपका जो डिके है वो फर्दर प्रोग्रेस करता है टुवर्ड्स द पल्प। पल्प इज हाईली इनर्वेटेड, यानी कि इसमें प्लेंटी ऑफ नर्व्स हैं, प्लेंटी ऑफ ब्लड वेसल्स हैं। अब यहाँ पे आपको दर्द भी होनी है, ठंडा गर्म भी लगना है, सब कुछ होना है। और ये वो एक्सक्रूशिएटिंग पेन है जो कि पेशेंट को होती है, जिस पे पेशेंट कहता है कि बस अब मैंने डेंटिस्ट के पास जाना है।
बिल्कुल सही। कुछ पेशेंट्स क्या करते हैं इस स्टेज के ऊपर भी उसको ना मतलब डिले करते रहते हैं, कोई जुगाड़ लगा लिया, कुछ हो जाए कि मुझे ना ही जाना पड़े, या डेंटिस्ट के पास अगर चले भी गए हैं तो सिर्फ दवाई लिखवा के आ जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, उस केस के अंदर फिर ये आपके अभी तो सिर्फ कैनाल के अंदर इन्फेक्शन था, अब आपकी हड्डी के अंदर भी जाना शुरू हो गया। ठीक है, अब हड्डी के अंदर इन्फेक्शन आना शुरू हो गया है, तो समटाइम्स अब वो जो रेशा है उसने कहीं से तो निकलना होता है ना, तो अब दांत तो ऊपर से सारा बंद है, इतनी सख्त होती है आपकी एनामल, 99% मिनरल्स होते हैं उसके अंदर, वो इतनी टफ, हड्डी से ज्यादा स्ट्रांग आपके दांत होते हैं। ठीक है, तो वो वहां से तो वो पस नहीं ड्रेन कर पाती, तो फिर वो ना बोन से निकल आती है, तो वो अक्सर लोगों को दांत के नीचे कोई दाना या छाला सा बन जाता है, वो मतलब सिवियर इन्फेक्शन हो जाती है। इस इन्फेक्शन को हम ट्रीट करते हैं थ्रू रूट कैनाल ट्रीटमेंट। आम ज़बान में लोगों के दरमियान ये परसेप्शन है कि दांत को डेड कर दिया है या दांतों की नसें काट दी हैं, तो एक्चुअली वो ये होता है कि हम दांत की जो जड़ है उसमें ये सारा इन्फेक्शन ड्रेन आउट करते हैं। हम इन्फेक्शन रिमूव करते हैं, चूँकि वो मतलब ब्लड वेसल्स और नर्व्स होती हैं जो कि इन्फेक्शियस हुई होती हैं, तो बेसिकली वो दांत में से निकलती हैं, लेकिन गम्स के थ्रू आपके दांतों को जो ब्लड सप्लाई या नर्व सप्लाई आ रही है वो मेंटेन रहती है। डॉक्टर साहब, रूट कैनाल से रिलेवेंट ही क्वेश्चन है कि रूट कैनाल के बाद क्या क्राउन करवाना जरूरी है? एक वर्ड में आंसर दूं तो यस, एवरी रूट कैनाल ट्रीटेड टूथ नीड्स अ क्राउन। उसकी रीजन ये है कि दांत जो होते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं करवाना चाहिए अगर दांत में ज्यादा मसला नहीं है, लेकिन ऐसे नहीं होता। ज्यादातर दांत जो आपके पास आएंगे मतलब खराब होके उनका इतना स्ट्रक्चर खत्म हो चुका होता है कि अगर सिर्फ रूट कैनाल करके छोड़ दिया जाए और पेशेंट घर चला जाए, उसे खाए पिएगा तो दांत टूट जाएगा, फ्रैक्चर हो जाएगा, तो आपकी सारी मेहनत जाया, पेशेंट की इन्वेस्टमेंट की रूट कैनाल पे, उसका टाइम भी जाया, उसके पैसे भी जाया। तो इससे बेहतर है कि रूट कैनाल करवाए और उसके बाद डेफिनेटली पोस्ट और क्राउन करवाए। ये एक नई चीज है कि पोस्ट पहले आपके दांतों मोस्टली रेकमेंडेड होती है क्योंकि टूथ का स्ट्रक्चर कम हो जाता है। एंडोपोस्ट या पोस्ट या आम जबान में कहें पिन, जो जल्दी से बता देती हूँ कि वो बेसिकली एक पिलर के तौर पे एक्ट करती है जिसमें आपकी फिलिंग को और आपके क्राउन को सपोर्ट देनी होती है। अगर वो नहीं होगी तो क्राउन भी आपका लॉन्ग लास्टिंग नहीं होगा। ठीक है, तो मैं मोस्टली अपने पेशेंट्स के रूट कैनाल के बाद एंडोपोस्ट और क्राउन लाजमी करती हूँ। और मैं आपको यहाँ पे एक मजे की बात बताती हूँ, मुझे याद आई, मेरे पास एक पेशेंट आए, उनको मैंने इसी तरीके से सारा बताया कि मतलब एक दांत है, 3 प्रोसीजर्स होने हैं एक दांत पे, अगर आप इसको यूज करना चाहते हैं, अगर सिर्फ दर्द खत्म करनी है तो रूट कैनाल के बाद दर्द खत्म हो जाएगी, लेकिन वो दोबारा से रीकर भी कर सकती है क्योंकि दांत तो खुला पड़ा है ना, और फिर दांत टूट भी सकता है। उन्होंने काफी सोचा, मैंने उनको बहुत डिटेल में बताया, उन्होंने काफी सोचा, फिर वो रूट कैनाल करवाई बड़ी मुश्किल से और वो चले गए। और फिर सोच के आगे आप बस अभी इसमें ना फिलिंग कर दे, हम बाद में इसके ऊपर क्राउन करवा लेंगे। मैं तो फिलिंग्स भी नहीं करती ऐसे पेशेंट्स की, लेकिन मतलब उनसे थोड़ा सा था तो मैंने कहा चलो मैं टेम्परेरी फिलिंग करूंगी, लेकिन लेट मी टेल यू कि दिस टूथ इज गोना ब्रेक सूनर और लेटर। ठीक है, उनकी हमने टेम्परेरी फिलिंग कर दी और उसके बाद वो पेशेंट चले गए। और फिर मेरा ख्याल है कि 6 महीने बाद या 8 महीने बाद मुझे उनकी कॉल आई कि डॉक्टर साहिबा हमने ना आपसे बात करनी थी, उनको किसी और दांत में इशू स्टार्ट हो गया था। तो राइट साइड पे उनका ये मसला था, लेफ्ट साइड पे उनको पेन स्टार्ट हो गई। तो अब वो कहते हैं कि जो राइट साइड वाला दांत है ना वो तो अब टूट रहा है। तो आपने क्राउन का कहा था, वो हमने करवाना है, क्राउन हमें करवाना है, हमने दांत तोड़ लिया हुआ है, लेकिन अब हमने पहले वहाँ दूसरी साइड की पेन को ठीक करना है। तो पेशेंट्स को बताने के बावजूद भी उनको पता नहीं, ऐसा लगता है कि शायद ये हमसे शायद पैसे ले रही है, आई डोंट नो व्हाट इट इज, लेकिन ये उनके ऐसे थॉट्स होते हैं पेशेंट के, जो अवॉइड हो सकता है वो हम अवॉइड कर लें। नहीं डॉक्टर साहब, यहाँ पे ये भी एक क्वेश्चन है कि डेंटिस्ट के बारे में, ये भी तो हमारे सोसाइटी में समझते हैं कि ये बहुत कॉस्टली है, इसका ट्रीटमेंट जो है कॉस्टली है, क्योंकि देखिए पेशेंट्स ना शॉप अराउंड करते हैं। हमारे मुल्क में ना अनफॉर्चुनेटली क्वैकरी बहुत चल रही है, बहुत सारे टेक्नीशियंस या क्वैक्स थोड़ा बहुत सीख के असिस्टेंटशिप करके ना, तो उन्होंने अपने क्लिनिक्स खोले हुए हैं। अब वो आपको ट्रीटमेंट दे रहे हैं, फिलिंग्स लेट्स सपोज आपको बहुत ही मिनिमल चार्जेस में ऑफर कर रहे हैं,
उसके ना वो ये नहीं है कि हम नहीं कर सकते, हमें तो इतना इसलिए नहीं कर सकते कि हमारी क्रॉस इन्फेक्शन कंट्रोल की ही काफी कॉस्ट है। यानी कि इंस्ट्रूमेंट स्टेरिलाइज होना बहुत जरूरी है। ये नहीं है कि आप फिलिंग के चक्करों में मरीज को एक बहुत बड़ी बीमारी दे दें। अब क्वैक्स ने इन चीजों को मेंटेन नहीं करना होता, उन्होंने वही इंस्ट्रूमेंट एक पे लगाया, दूसरे पे लगाया, तीसरे पे लगाया। फिर पाकिस्तान में अब ये होना शुरू हो गया है कि बहुत सारी कॉपीज आ गई है मटेरियल्स की। अगर कोई जर्मनी का, अगर कोई यूएसए का, अगर कोई अच्छा मटेरियल है, डेंसप्लाई जो अच्छी कंपनीज है, उनकी ना कॉपीज आ गई है। तो लोग अब वो सस्ते रेटों में मिल जाती है, तो क्वैक्स वो कॉपीज ले लेते हैं। अब वो फिलिंग करते हैं, थोड़े पैसों में करते हैं, वो थोड़ी देर चलती है और समटाइम्स पेशेंट को एक बड़ी बीमारी दे के जाती है। ठीक है, अब हमने जब पूरा एक चीज को मतलब चलाना है, अपने क्रॉस इन्फेक्शन कंट्रोल को मेंटेन करना है, बैरियर्स चेंज करने हैं, इंस्ट्रूमेंट्स ऑटोक्लेव करने हैं, सक्शन तक हम डिसइंफेक्ट करते हैं अपनी यूनिट के फिल्टर्स क्लीन करने हैं, हर चीज जब आप करते हैं तो उसकी कॉस्ट तो एड अप होती है। देखिए, आप वैल्यू फॉर मनी देखें, आप ये ना देखें कॉस्टली है कि चीप है। ठीक है, वैल्यू फॉर मनी होनी चाहिए, आपका क्रॉस इन्फेक्शन कंट्रोल होना चाहिए, ट्रीटमेंट का आउटकम अच्छा होना चाहिए और लॉन्ग लास्टिंग होना चाहिए। हम मतलब 2 महीने 6 महीने साल की बात नहीं कर रहे, वो 2 महीने बाद फिर फिलिंग करवा लेते हैं 1000 2000 देके, 2 महीने बाद फिर फिलिंग करा लेते हैं, पैसे उतने ही बन जाते हैं किस्तों में। हमारे पेरिफेरल एरियाज की मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं। हाँ, वहाँ पे तो वो आज के दौर में भी वेरी सरप्राइजिंग कि वो एक फटे के ऊपर बैठा हुआ है एक डॉक्टर और दांत भी रखे हुए हैं और उसके पास इंस्ट्रूमेंट्स है, वो बता नहीं सकता। बल्कि अभी एक रिसेंटली वीडियो देखी तो वो धागे के साथ ही वो दांत को खींच रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं आपको बताती हूँ, लाहौर में ना पंजाब डेंटल हॉस्पिटल बादशाह मस्जिद की बैक साइड पे है, वहाँ पे वो मेरा हॉस्पिटल था। दांतों का पाकिस्तान का इतना बड़ा गवर्नमेंट हॉस्पिटल और उसकी साइड पे बादशाह मस्जिद की लेन में ना एक बंदा, उसे चादर बिछाई हुई और छोटे छोटे दांत रखे, डेंचर्स, और उसने वहाँ पे अपना छोटा सा एक क्लिनिक खोला। उसने आपको हॉस्पिटल को चैलेंज किया, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट को बैठा उसे चैलेंज कर रहा है। तो अब जब वो यहाँ से रिफ्यूजल मिलता है पेशेंट को किसी वजह से भी वो उधर चला जाता है। अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में ना इलिटरेसी और शायद लैक ऑफ एक्सेस है कि पेशेंट्स अभी भी मतलब इस तरफ आई थिंक लैक ऑफ एजुकेशन कह सकते हैं। हाँ, अवेयरनेस इन एजुकेशन, अवेयरनेस भी, क्योंकि हमारे पेरिफेरल एरियाज तक तो ये चीजें जाती ही नहीं है। तो वो तो आज भी उन्हीं ही टोटकों के ऊपर बैठे हुए हैं जो वो हम बचपन से देखते आ रहे हैं, वो वैसे ही ट्रीट करते हैं। बल्कि वो तो मोस्टली होम रेमेडीज कई किस्म की वहाँ पे बन गई है कि आप ये यूज कर लें, डेंटिस्ट के पास जाने की तो जरूरत ही नहीं। डॉक्टर साहब ये बताएं कि ब्रेसेस लगवाना किस उम्र में बेहतर है? देखिए, ब्रेसेस लगवाने के लिए कोई उम्र की हद नहीं है। एक बच्चा भी लगवा सकता है, मिडिल एज लोग भी लगवा सकते हैं, यंग जनरेशन भी लगवा सकती है, प्रोवाइडेड कि आपकी ओरल हेल्थ या जो आपके मसूड़ों की हेल्थ है वो ठीक है, आपके दांत ठीक हैं, आपको ना ओरल कोई मसला हो और ना ही आपको कोई सिस्टेमिक इशू हो, यानी कि बॉडी के अंदर कोई प्रॉब्लम ना हो, खास तौर पे डायबिटीज़, ऑस्टियोपोरोसिस, कोई इस तरह की बीमारी जो कि हड्डियों को अफेक्ट करती है। अगर आपको कोई इस तरह की प्रॉब्लम नहीं है तो देन यू आर अ कैंडिडेट फॉर ब्रेसेस। यू कैन, अगर आप पे कोई मैरालाइन टीथ है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट अपना करवा सकते हैं। ओके डॉक्टर साहब ये बताएं कि ओरल हेल्थ जो है हमारी ओवरऑल हेल्थ पे कितना असर डालती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ओरल हेल्थ जो है ना, आप समझ लें कि एक विंडो है टुवर्ड्स योर जनरल हेल्थ। ठीक है, बहुत सारे ऐसे कंडीशंस हैं जो कि हमारी ओरल कैविटी की हैं, वो हमारी जनरल हेल्थ से लिंक्ड हैं एंड वाइस वर्सा, यानी कि जो जनरल हेल्थ है उसकी मैनिफेस्टेशंस होती है हमारी ओरल कैविटी के अंदर, जिसके अंदर एक बहुत बड़ी एग्जांपल है डायबिटीज की। डायबिटीज आजकल बहुत ही एक कॉमन डिजीज है जी, बिल्कुल। बहुत सारे, सिर्फ ओल्ड एज नहीं, अब यंग बच्चों में भी ये है, कई बच्चे तो बचपन से इसका शिकार होते हैं, टाइप 1 डायबिटीज जो होती है। तो उसकी ओरल, अगर आप उसको कंट्रोल नहीं रखते हैं तो उसकी ओरल मैनिफेस्टेशंस आती हैं इन द फॉर्म ऑफ बोन लॉस, यानी कि आपके जो जबड़े की हड्डी है वो घुलना शुरू हो जाती है, खत्म होना शुरू हो जाती है। आपको पेरिडोंटल प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, यानी कि मसूड़ों का मसला शुरू हो जाता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता आपके दांत हिलना शुरू हो जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता वो निकलना शुरू हो जाते हैं, लूज होना शुरू हो जाते हैं विद टाइम ड्यू टू डायबिटीज।
सिमिलरली बहुत सारी ऐसी बीमारियां जो कि कहते हैं कि हमारी जनरल मतलब और कार्डियोवास्कुलर डिजीजेज यानी कि हार्ट की प्रॉब्लम जो है, एथेरोस्क्लेरोटिक डिजीज जिसमें हमारी जो वेसल्स होती हैं उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल के डिपॉजिट्स बन जाते हैं। ओके। कुछ ओरल बीमारियां ऐसी हैं जो कि ये कॉज करती हैं। उसमें सबसे जो कॉमन है वो है पेरिडोंटल डिजीज यानी कि मसूड़ों की बीमारी। मसूड़ों की बीमारी जो होती है वो एक अगर वो पेरियोडोंटाइटिस की शक्ल इख्तियार कर ले, यानी कि अगर आपके मसूड़े, आपकी हड्डी, आपके दांत को छोड़ के नीचे जाना शुरू हो गए हैं, तो आप वो उसको हम कहते हैं ये क्रॉनिक हो गई है कंडीशन, क्रॉनिक पेरियोडोंटाइटिस हो चुका है पेशेंट को। जब भी आपकी बॉडी में कोई क्रॉनिक चीज होती है ना, तो आपके इम्यून सिस्टम को मैसेज ब्रेन सेंड करता है कि प्रॉब्लम। जब प्रॉब्लम होती है तो फिर वो बहुत सारे इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स प्रोड्यूस होते हैं बॉडी में और फिर वो किसी भी सिस्टम को अफेक्ट कर सकते हैं, चाहे वो कार्डियोवास्कुलर यानी कि आपका दिल और आपके वेसल्स का सिस्टम हो, आपका पल्मोनरी सिस्टम यानी कि रेस्पिरेटरी सांस लेने वाला ये सिस्टम है, किडनीज को भी समटाइम्स कहते हैं अफेक्ट कर सकते हैं, और डायबिटीज के अंदर इसका रोल है। और इसके अलावा कुछ ऐसी कह लें कि फिजियोलॉजिकल कंडीशंस होती हैं स्पेशली इन वुमेन, जिस तरह जेस्टेशन या प्रेगनेंसी के अंदर, उसके अंदर भी ओरल मैनिफेस्टेशंस आती हैं। यानी कि जब पेशेंट प्रेग्नेंट होते हैं तो उसके हार्मोनल चेंजेस होते हैं बॉडी के अंदर, जो चीज एक नॉर्मल कंडीशन में नॉर्मल एक सब कुछ चल रहा है बॉडी में, नॉर्मल साइकिल है, एवरीथिंग इज नॉर्मल, समटाइम्स आपके ना सिम्टम्स उस तरीके से नहीं आते, लेकिन जब हार्मोन्स ऊपर नीचे होते हैं तो आपकी ओरल मैनिफेस्टेशंस आना शुरू हो जाती हैं। यानी कि वही गम डिजीज जहाँ जो पहले ब्लीडिंग नहीं हो रही थी अब वो ब्लीडिंग भी हो रही है, वही दांत में कीड़ा लगा हुआ है पहले पेन नहीं थी अब पेन जल्दी होना शुरू हो गई है, या पेन फौरी तौर पे हो रही है, और इस तरह की ना मतलब ये वाइस वर्सा है। तो ओरल हेल्थ बिल्कुल आपकी जनरल हेल्थ को अफेक्ट करती है और आपकी जनरल हेल्थ आपकी ओरल हेल्थ को अफेक्ट करती है। और इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट एक पहलू मैं ऐड करना चाहूंगी, वो ये है कि आपने खाना और चबाना अपने मुंह से है, अपने दांतों से है। अगर आपके दांत और आपका मुंह हेल्दी नहीं होगा या आपके मिसिंग दांत होंगे तो आप उस तरीके से फूड को च्यू नहीं कर पाएंगे, इंजॉय नहीं कर पाएंगे। आप उसको जब ऐसे ही मतलब स्वॉलो ही करेंगे सिर्फ, तो उससे आपका जो गैस्ट्रिक सिस्टम है ये अपसेट होगा, आपका स्टमक अपसेट होगा, और फिर इस तरह के पेशेंट को डाइजेस्टिव इश्यूज स्टार्ट हो जाते हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी ओरल हेल्थ को निगलेक्ट ना करें। ये कोई अलग से कोई आइडेंटिटी नहीं है, एंटिटी नहीं है, एंटिटी ये जो है ना ये आपकी जनरल हेल्थ, आपकी बॉडी का पार्ट है, आपके दांत आपकी बॉडी का पार्ट है, ठीक है। तो इनको आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। मींस के जब हम ओरल हेल्थ को इग्नोर करते हैं तो एक विंडो ओपन हो जाती है डिफरेंट डिजीजेस के लिए। हाँ जी, एक साइंटिस्ट थे या डॉक्टर थे, एक रिसर्च पेपर में उन्होंने लिखा हुआ था कि यू कैन नॉट हैव अ गुड जनरल हेल्थ अंटिल यू हैव अ गुड ओरल हेल्थ। ठीक है, कि आपकी जनरल हेल्थ उस वक्त तक अच्छी नहीं हो सकती जब तक कि आपकी ओरल हेल्थ ठीक नहीं है। सो इट इज अ मेन कॉरिडोर, इट इज द विंडो टुवर्ड्स योर जनरल हेल्थ। इंटरलिंक्ड हैं दोनों चीजें। ओके डॉक्टर साहब, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मोस्टली लोगों के अंदर देखा गया है कि जो दांत होते हैं उनके अंदर गैप होता है, तो इसको ट्रीट करने के लिए कोई एडवांस्ड ट्रीटमेंट्स हैं? जी, सबसे पहले तो आपने गैप जो होता है ना वो आइडेंटिफाई करना होता है कि गैप क्यों है। समटाइम्स नेचुरल गैप होता है, माइल्ड गैप होता है, वो पेशेंट्स को भी मतलब पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, किसी को वो सूट करता है, कई लोग उसका ट्रीटमेंट कंसिडर करते हैं, कई लोग नहीं करते। अगर तो इस तरह का विदाउट एनी पैथोलॉजी कोई गैप है, यानी कि बीमारी के उसके अंदर कोई नहीं है, उनकी सिर्फ वैसे ही जेनेटिकली गैप आ गया है दांतों में या जेनेटिकली था, तो उसको और पेशेंट वांट्स टू क्लोज इट, तो उसके लिए आपके पास मल्टीपल ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं डिपेंडिंग अपॉन द गैप। उसके अंदर आप कंपोजिट फिलिंग्स की तरफ, टूथ कलर्ड फिलिंग्स की तरफ जा सकते हैं। अगर तो वो माइनर सा गैप है तो फिलिंग से क्लोज हो सकता है। अगर वो ज्यादा बड़ा गैप है तो उसके अंदर आपको समटाइम्स ब्रेसेस या अलाइनर्स की जरूरत पड़ सकती है उसको क्लोज करने के लिए। या कुछ पेशेंट्स होते हैं वो अगर अलाइनर्स या ब्रेसेस के लिए ऑप्ट नहीं करते तो फिर आप क्राउन्स या वेनियर्स से उसको करेक्ट कर सकते हैं। सो मल्टीपल ऑप्शंस एंड डिपेंडिंग अपॉन द केस एंड द पेशेंट हम डिसाइड कर लेते हैं कि क्या पेशेंट के लिए बेस्ट है। टीथ व्हाइटनिंग के बारे में
में बताएं, क्या ये नुकसानदेह होती है? टीथ वाइटनिंग इज एक्चुअली ब्लीचिंग। अब कुछ Okay. पेशेंट्स को स्केलिंग और पॉलिशिंग और टीथ वाइटनिंग में डिफरेंस नहीं पता, बिल्कुल वो टीथ वाइटनिंग के टर्म यूज कर लेते हैं, क्योंकि मुंह में जो आपका कैलकुलस यानी कि टार्टर जो जमता है वो भी एक्चुअली येलो होता है। Okay. तो वो जब दांतों की सरफेस को कवर कर लेते हैं तो लोगों को लगता है दांत पीले हो गए हैं, ऐसे लेकिन एक्चुअली वो दांत नहीं पीले हुए थे, वो कैलकुलस डिपॉजिट हुआ होता है। सो इसके अंदर हम दो चीजों की बात कर लेते हैं। जी जी टीथ वाइटनिंग इज एक्चुअली ब्लीचिंग, ठीक है, और जी। स्केलिंग और पॉलिशिंग इज समथिंग व्हिच इज रिलेटेड टू क्लीनिंग, दांतों की सफाई का एक प्रोसीजर होता है, ठीक है। और स्केलिंग और पॉलिशिंग जो होता है वो मैंडेटरी है, क्योंकि वो एक पैथोलॉजी को ट्रीट कर रहा है, वो एस्थेटिक से ज्यादा एक पैथोलॉजी की ट्रीटमेंट है, एक बीमारी की ट्रीटमेंट है, मसूड़ों की जो बीमारी होती है उसकी जी, जी। ट्रीटमेंट के लिए होता है। ओके तो स्केलिंग और पॉलिशिंग से ये होता है कि हम वो डिपॉजिट्स क्लीन कर देते हैं स्केलर के साथ, उसके बाद पॉलिश कर देते हैं, तो मोस्टली पेशेंट्स आर सेटिस्फाइड विद द रिजल्ट्स। ओके ऑन द अदर हैंड टीथ वाइटनिंग इज एन एस्थेटिक प्रोसीजर। कुछ पेशेंट्स होते हैं जो कि अपने दांतों के शेड से सेटिस्फाई नहीं होते, या उनको लग रहा होता है कि शायद हमारे दांत नॉर्मल से ज्यादा पीले हैं, क्योंकि दांतों की ना चिट्टे दांत, या ये जो एक क्लासिक टर्म है ना वाइट पर्ल टीथ, ये ऐसे नहीं होता। अल्लाह ताला ने शेड जो दांतों के ना वो बड़ी वेरिएशन रखी हुई है, ओके ग्रेश, येलो, ऑरेंजिश, ब्राउनिश, व्हाइटिश, ऐसे होता है, ठीक है। तो अब टीथ वाइटनिंग जो होती है, कुछ पेशेंट्स अगर अपने शेड से सेटिस्फाई नहीं है तो उस केस में हम फिर टीथ वाइटनिंग के ऑप्शन को कंसिडर कर सकते हैं, जिसमें हम ब्लीचिंग करते हैं पेशेंट की, लेकिन इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं। साइड इफेक्ट्स कम्स इन द फॉर्म ऑफ सेंसिटिविटी समटाइम्स, और दूसरा ये है कि ये जो प्रोसीजर है ये एक रिवर्सिबल प्रोसीजर है। ओके यू कैन नॉट चेंज द कलर ऑफ योर टीथ परमानेंटली। हाँ, ब्लीचिंग से आपको कुछ महीनों के लिए रिजल्ट्स आएंगे, कई लोगों में 6 महीने, कुछ में 8, कुछ में साल, डिपेंडिंग अपॉन द पेशेंट्स हैबिट्स, ठीक है। लेकिन ये लॉन्ग टर्म नहीं होता। और इसके बाद इसके थोड़े साइड इफेक्ट्स हैं, जिस तरह सेंसिटिविटी होती है बहुत सारे पेशेंट्स को, समटाइम्स ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट अगर वो आपको ब्लीच गम्स को हर्ट कर जाए तो वो भी प्रॉब्लम होती है। वो खैर मैनेजेबल होती हैं, एंड इट डिपेंड्स अपॉन द पेशेंट। इफ यू वांट्स टू ऑप्ट फॉर इट देन गुड, अगर नहीं तो फिर आई वोंट रिकमेंड कि वो करवाएं। मैं ज्यादा इसको एंडोर्स नहीं करती टीथ वाइटनिंग को। ओके मैम, इससे रेलेवेंट ही है वन वर्ड कि जो पॉलिशिंग है या वाइटनिंग है ये दांतों को कमजोर करती है। स्केलिंग एंड पॉलिशिंग, हाँ, स्केलिंग एंड पॉलिशिंग बिल्कुल नहीं करती। ये एक बहुत मतलब प्रेवलेंट मिथ है कि स्केलिंग और पॉलिशिंग से दांत कमजोर हो जाते हैं या दांतों में खला आ जाता है। बिल्कुल ऐसे। तो असल में इसकी एक स्टोरी होती है, मैं आपको थोड़ा सा उसके बारे में बता देती हूँ। एक्चुअली होता ये है कि जो मैं कैलकुलस डिपॉजिट्स का वर्ड यूज कर रही हूँ, वो जो येलोइश डिपॉजिट्स होते हैं, जी जी, बेसिकली वो आपका प्लाक ही है जो कि एक्यूमुलेट हुआ है आपके दांतों पे। मतलब आपके खाना शाना खाया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, स्लाइवा और फूड पार्टिकल्स मिलके एक लेयर बना लेते हैं दांतों के ऊपर। जब तक वो लेयर सॉफ्ट होती है आपका ब्रश उसको क्लीन कर रहा है, लेकिन ओवर द टाइम कुछ ऐसे एरियाज जहां से वो लेयर क्लीन नहीं हो रही होती, हमारा जो स्लाइवा होता है उसमें कैल्शियम फ्लोराइड मिनरल्स होते हैं, वो उस लेयर में इनकॉर्पोरेट होना शुरू हो जाते हैं। दैट लेयर बिकम्स फ्रॉम सॉफ्ट टू हार्ड, यानी कि वो सॉलिड बन जाती है। अब वो जो सॉलिड है बेसिकली वो ऐसे ही नहीं है, उसके अंदर वो बैक्टीरिया का एक घर है और वो बैक्टीरिया आपकी बोन को, आपके गम्स को दे आर ईटिंग अवे। तो अब अल्टीमेटली बोन खत्म होती जा रही है और वो जो स्टोन है वो आपके दांतों को पकड़ता जा रहा है। आपके दांत ऑलरेडी वीक हो चुके हुए हैं, बट यू डू नॉट नो, वो कैमोफ्लैज हुआ है सारा कुछ। अभी आपको पता ही नहीं है कि आपके दांत कमजोर हैं। वंस यू गो फॉर, अगर आप उस स्टेज पे आके अपनी स्केलिंग और पॉलिशिंग करवाएंगे तो डेफिनेटली आपको लगेगा मेरे तो दांत हिल रहे हैं, मेरे तो दांत कमजोर हो गए, इनमें गैप आ गया है, क्योंकि ऑलरेडी वो स्टेज पे पहुंच चुका हुआ है। और अगर आप अभी भी स्केलिंग पॉलिशिंग नहीं करवाएंगे तो अल्टीमेटली यू आर गोइंग टू लूज द टूथ। ठीक है। स्केलिंग पॉलिशिंग से यू कैन हॉल्ट दैट प्रोसीजर, आप उसको वहां पे रोक सकते हैं, लेकिन जो डैमेज होना था दैट डैमेज इज डन, इट इज नॉट रिवर्सिबल। ये है कि आप उसको मजीद खराब होने से बचा सकते हैं। तो स्केलिंग और पॉलिशिंग दांत कमजोर नहीं करता। डॉक्टर साहब ये बताएं कि वीनर्स क्या होते हैं? वेनियर्स बेसिकली क्राउन्स की एक मिनिमली इन्वेसिव फॉर्म है। क्राउन या कवर का तो ज्यादातर लोगों को पता होता है कि वो एक कैप
जिसको आमतौर पर लोग कहते हैं कैप करवाया दांत को हम ऑल अराउंड उसको ड्रिल करते हैं और उसके ऊपर एक कवर चढ़ा देते हैं। विनियर्स ऑन द अदर हैंड इज अ लेस इन्वेसिव थिंग। उसके अंदर हम क्या करते हैं कि दांत की जो भी सरफेस, मतलब ज्यादातर लोग सामने वाले दांतों पे सामने वाली सरफेसेस पे करवाते हैं, आइदर येलोनेस की वजह से या समटाइम्स दांत चिप ऑफ हुए होते हैं, टेढ़े मेढ़े होते हैं, तो उसको उसको छुपाने के लिए हम करते हैं। इसको एस्थेटिक ट्रीटमेंट होता है ये, ठीक है। तो हम उसके अंदर क्या करते हैं कि वेनियर्स के सिर्फ सामने वाले दांतों के सरफेस पे एक शीट लगा देते हैं किसी भी मटेरियल की। पोर्सलिन होता है, जिरकोनिया होता है, ईमैक्स होता है, डिफरेंट मटेरियल्स आते हैं, टूथ कलर्ड मटेरियल्स होते हैं टू इम्प्रूव योर स्माइल, ठीक है। तो बहुत अच्छा प्रोसीजर है। अगर आप इसको व्हाइटनिंग से कंपेयर करें ब्लीचिंग से, ब्लीचिंग अगर आपके मतलब ज्यादा येलो टीथ हैं या डिसकलर्ड टीथ है तो ब्लीचिंग से बेहतर ये है कि आप वेनियरिंग करवाएं उनकी। इट इज अ लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट, इट इज मोर लाइक परमानेंट ट्रीटमेंट, और इसके अंदर आपके साइड इफेक्ट्स कम है और मिनिमली इन्वेसिव है, तो दैट इज अ बेटर ऑप्शन। तो मैम ये इसके वेनियर्स के नीचे भी कैविटी होने का खतरा होता है? बिल्कुल, कोई भी आपका क्राउन हो जाए, विनियर्स हो जाए, कोई भी चीज आप इस तरह की करवाएं, अगर वहां पे कोई लूप होल होगा तो वहां पे प्रॉब्लम आएगी, इन द फॉर्म ऑफ कैविटी, इन द फॉर्म ऑफ वेनियर्स चिपिंग, इन द फॉर्म ऑफ ब्रेकेज, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो आप ना कोई भी चीज जब हम अपने मुंह में करवाते हैं ना तो हमें मेंटेन करना पड़ता है। एक तो नॉर्मली आपको अपनी ओरल हाइजीन ठीक रखनी होती है, बट आई से टू द पेशेंट्स व्हेन यू गेट अ प्रोस्थेसिस, जिस तरह के वेनियर्स, जिस तरह क्राउन, आर्टिफिशियल दांत, कोई आप ब्रिज लगवाते हैं, कोई आप डेंचर लगाते हैं, कुछ भी आप मुंह में जब करवाते हैं तो आपको ज्यादा केयर करनी पड़ती है, ठीक है। मैम इससे यहाँ पे एक क्वेश्चन और है कि इस पे टेस्ट पे भी कोई फर्क पड़ता है विनियर से? जी नहीं, विनियर से टेस्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपके टेस्ट आपके पैलेट ने, आपके टंग ने, आपके चीक्स ने फील करना है, एंड वो तो बिल्कुल कर सकते हैं। विनियर से सिर्फ एक लेयर को कवर करना है, आपके दांत एक सरफेस को कवर करना है, तो टेस्ट का इसके ऊपर कोई वो नहीं है, इफेक्ट नहीं है। ओके डॉक्टर साहब, अगर कोई ब्रेसेस नहीं लगवाना चाहता तो क्या कोई एस्थेटिक सॉल्यूशंस मौजूद हैं? बिल्कुल, ब्रेसेस जो हैं वो डिफरेंट फॉर्म्स में आते हैं। एक मेटालिक ब्रेसेस होते हैं, वही जो नजर आते हैं, जो हम कन्वेंशनली देखते हैं कि ब्रेसेस लगे हुए हैं। अब उसके अंदर ना डिफरेंट मॉडिफिकेशंस हैं। अगर कोई ऐसे लोग हैं जैसे यंगस्टर्स होते हैं, टीन एज में होते हैं बच्चे, कॉलेज गोइंग होते हैं, उनको होता है कि हमारे ब्रेसेस वायर्स नजर ना आए, तो उनके लिए अब इनविजिबल अलाइनर्स या ब्रेसेस की ऑप्शन है। उसके अंदर वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सी एक शीट होती है, वो दांतों पे लग जाती है और दांत मूव करते रहते हैं, और वो इतना सटल होता है, पता भी नहीं चलता है कि किसी ने वो पहना हुआ है, नहीं पहना हुआ है, एंड द वर्क इज गोइंग ऑन, एंड आपको मतलब एस्थेटिकली भी ठीक लगता है और अंदर ही अंदर आपके अलाइनमेंट भी हो रही है, आपका ट्रीटमेंट भी चल रहा है। और जो बल्कि अलाइनर्स हैं, आई वुड से कि दे आर मोर इजी टू क्लीन एंड इट इज मोर इजी टू मेंटेन हाइजीन विद योर अलाइनर्स, क्योंकि आप उसको रिमूव करके अपने दांत क्लीन कर सकते हैं, अपने अलाइनर्स को क्लीन कर सकते हैं, देन यू कैन वेयर इट ऑफ। और दूसरा एक और ऑप्शन है सिरेमिक ब्रेसेस की। टूथ कलर्ड ब्रेसेस होते हैं, वो लग जाते हैं और सिर्फ वायर मेटालिक होती है, तो उससे भी काफी हद तक वो इनविजिबल टाइप, पार्शियली इनविजिबल एक ट्रीटमेंट ऑप्शन है आपके पास। तो बिल्कुल ऑप्शंस हैं, अब इतनी एडवांसमेंट्स हो गई हैं, तो कन्वेंशनल और ओल्ड स्कूल चीजों से हटके बहुत एडवांस चीजें आ गई हैं, एस्थेटिकली प्लीजिंग चीजें आ गई हैं, so you can opt for that। ओके डॉक्टर साहब, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री जो है ये वाकई ही अब एक जरूरत बन चुकी है? देखिए, दो चीजें होती हैं, एक होता है आपका फंक्शन, एक होता है आपकी एस्थेटिक्स। अब ट्रीटमेंट इस तरह होना चाहिए कि दोनों ही ऑप्टिमाइज हो रही हूँ, ठीक है। आपको फंक्शन भी मिल रहा हो, यानी कि खाना चबाने में कोई मसला ना हो, और कोई डैमेज ना हो रहा हो मुंह के अंदर, किसी स्ट्रक्चर को, आपके दांतों को बिला वजह का डैमेज ना हम कॉज कर रहे हो, आपके सॉफ्ट टिश्यूज को। और दूसरा है एस्थेटिक्स। ऑब्वियसली आजकल का दौर एस्थेटिक्स का दौर है। अब वो पुराने जमाने नहीं है कि आपके दो दांत बड़े हैं तो वो आपके बाहर निकले हुए तो आप ऐसे ही चल रहे हैं। लोग जिस तरह सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस है, लोग बेहतर से बेहतर सिर्फ अपने बाकी चीजों पर ही, अपने फेस को नहीं, अपने टीथ को लेके भी हो रहे हैं। तो अनटिल एंड अनलेस इसमें आप कोई डैमेज नहीं कॉज कर रहे,
पेशेंट भी है, मतलब ऑब्सेस नहीं होना चाहिए किसी चीज से आपको, जी, लेकिन विद इन रीजनेबल लिमिट्स यू कैन गो फॉर द कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री। और अब जिस तरह आपने गैप की बात की थी, अगर किसी पेशेंट का बहुत बड़ा गैप है तो ऑब्वियसली इट लुक्स अनप्लीजिंग, तो अगर उसको वो तंग करे तो ही कैन गो फॉर द कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट अनटिल एंड अनलेस उसका फंक्शन या उसके एडजेसेंट स्ट्रक्चर्स को हम कॉम्प्रोमाइज ना कर रहे हों। तो वो एक रीजनेबल लिमिट के अंदर आपको बिल्कुल अपना एस्थेटिक कॉस्मेटिक के ऊपर फोकस रखना चाहिए। मैम इसमें ये भी तो है कि जो कॉमन पीपल्स हैं वो ये समझते हैं कि ये एस्थेटिक्स जितने भी प्रोसीजर्स हैं ये बहुत कॉस्टली हैं। वही अगेन आपके देखिए, जो भी आप इस तरह से चीज करते हैं ना लग्जूरियस किस्म की, उसके अंदर फिर कॉस्ट तो आती ही है। और अगेन वो ये कि वैल्यू फॉर मनी आप देखें, अब हर चीज हर बंदा हर पैसों में कर रहा है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर गैप को क्लोज करने के लिए किसी ने क्राउन ही करवाना है तो क्राउन मिनिमम अमाउंट में भी हो रहा है और थोड़ा हाई एंड पे भी हो रहा है। उसके अंदर अब टेक्निकलिटीज जो हैं वो एक डेंटिस्ट ही समझ सकता है कि वो अगर ज्यादा चार्ज कर रहे हैं तो उसकी कोई रीजन होगी, वो प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रहा होगा, इंटरनेशनल गाइडलाइंस को शायद फॉलो कर रहा होगा। थोड़ी सी अब ये सब्जेक्ट रिलेटेड बात हो जाएगी या कह लेंगे जार्गन इस पे ज्यादा यूज हो जाएगा। मार्जिन्स क्राउन्स के होते हैं, किसी को पता ही नहीं है कि वो बनाने होते हैं। अब होता है कि लोग क्राउन्स तो हटा, सामने के 2 दांत के क्राउन हो ना तो हर बंदे की कोशिश होती है कि हम कर लें। बिल्कुल ऐसा हर डेंटिस्ट की मैम यहाँ पे एक फनी में आपको बात मुझे मेरे माइंड में आ गई कि पुराने जमाने में गोल्ड के लगवाए जाते थे क्राउन। बिल्कुल तो लगवाते। आजकल भी कोई ऐसा कोई आपके पास पेशेंट आया है जिसने डिमांड की हो? हम तो लगा देंगे अगर वो हमें पैसे देगा। ऐसे को पेशेंट को ये ऐसा को वाकया नहीं, अब देखिए गोल्ड तो बहुत महंगा हो गया था, तो पेशेंट तो अभी हम उनको सिंपल मेटल के या उनको जिरकोनिया के बताएं तो वो उछल कूद पड़ते हैं कि हमने ये ही लगवाना। मैम लगते होते थे पहले लगते थे। पहले तो गोल्ड जो था ना वो गोल्ड इज द मोस्ट बायोकम्पैटिबल मटेरियल, तो पहले मेटल के अंदर गोल्ड को यूज करते थे। अभी भी पीएफएम क्राउन्स जो हम लगाते हैं उसके नीचे मेटल की बेस होती है, गोल्ड नहीं होता, वो निकल क्रोम या कोबाल्ट क्रोम होता है, उसके ऊपर पोर्सलेन हम चढ़ा देते हैं। लेकिन गोल्ड अब नहीं लगाते, बहुत कम, बल्कि लगाते ही नहीं है पाकिस्तान में। यू कैन नॉट अफोर्ड गोल्ड इस तरह से कि आप दांतों को भी गोल्ड लगा लें। और अगर आप एस्थेटिक के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो गोल्ड की जो मतलब वो कलर गोल्डन सा होता है तो वो अच्छा नहीं लगता। तो आजकल तो लोग कहते हैं कि हमें आप टूथ कलर्ड चीजें दें जो पता ही ना, इतनी सटल हो, नेचुरल लुकिंग हो, ट्रांसलूसेंसी हो, बिल्कुल पता ही ना चले कि क्राउन लगा हुआ है या कोई ट्रीटमेंट हुआ हुआ है या नहीं हुआ हुआ। तो लोगों की तो ये कोशिश होती है। अब वो गोल्ड वाला सिस्टम खत्म हो गया। डॉक्टर साहब यहाँ पे एक मुझे क्वेश्चन मेरे माइंड में एक और आ रहा है जो बचपन से मेरे माइंड में था, तो मैंने कहा आज वो भी आपसे क्लियर करता हूँ कि अक्सर हम बचपन में सुनते थे कि दांतों में कीड़ा लग गया है, तो कि ये जो कीड़ा है क्या ये फिजिकली एग्जिस्ट करता है या सिर्फ ये मिथ ही है कि कीड़ा होता है? इसको अब जो बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उनको आप कीड़ा कह सकते हैं, लेकिन एक्चुअली कीड़ा नहीं होता, वो केरीज या डिके होता है। वो हमने मिसनॉमर है कि कीड़ा लग गया दांतों में, ऐसे ही है। मैंने आपको बताया था कि वो बेसिकली दांत गल जाता है, जिस तरह फल थोड़ा सा गल जाए कहीं से तो डिकम्पोज हो जाता है, वैसे ही दांत है, वो गल जाता है, डिकम्पोज हो जाता है, या उसमें एक डिच कैविटी बन जाती है, तो वो चीज है। फिजिकली वहां पे कोई कीड़ा नहीं होता, फिजिकली कोई कीड़ा नहीं होता। ओके। जैसे दूसरा एक विजडम टूथ को लेके हमारे यहाँ बहुत सारी मिथ्स पाई जाती हैं, काइंडली ये बताएं कि एक तो इनकी क्वांटिटी कितनी होती है और क्या अगर विजडम टूथ को रिमूव कर दिया जाए तो क्या वाकई ही कहते हैं कि वो अकल खत्म हो गई है? विजडम टूथ को पहले तो मैं बता देती हूँ ये 4 होते हैं, एक नहीं होता। ओके, ठीक है। और सॉरी यहाँ पे हमने तो आज तक यही सुना है कि ये एक ही है सिर्फ। नहीं, ये 4 होते हैं। एक्चुअली जो हमारे 3rd मोलर्स होते हैं ना उनको हम विजडम टूथ कहते हैं। ओके। और एक्चुअली इनका अक्ल से कोई ताल्लुक नहीं। मैं अपने व्यूअर्स के लिए बताता चलूं, मैं इसको अक्ल दाढ़ भी कहते हैं। हाँ जी, अक्ल दाढ़ भी कहते हैं, और इसका अक्ल से ताल्लुक
इससे अकल नहीं आती, बहुत जिसको सारी नहीं myths पाई आनी जाती हैं। अच्छा, उसको नहीं आएगी, उसको चाहे wisdom- दांत आया भी हो। इसका Okay. विजडम से कोई लेना देना नहीं है। हाँ ये है, इसको विजडम टूथ इसलिए कहते हैं क्योंकि ये आता है 17 से 25 साल की उम्र में। तो Okay. उस उम्र को बंदा समझता है कि ये बंदे की उम्र वो है जिसमें वो, मेरा ख्याल है वो कहते हैं कि बालिग हो गया है, इसको समझ अक्ल आ गई होगी, तो ये उस उम्र में आता है, इसलिए इसको कहते हैं विजडम टूथ Okay. या अक्लदाड़ इसलिए कहते हैं। Okay. अब जिसकी नहीं आई उसकी इसके बाद भी नहीं आनी, और अगर ये निकल जाएगा तो उसकी, जिसकी आ गई उसकी जाएगी नहीं। तो आप तो कह रही हैं ये 4 होती हैं, ये 4 तो फिर होती मैम ये तो फिर एक तो निकल भी गई, तो फिर तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता अकल पे। ओके। सब यहाँ पे मैं स्पेशली आपसे जो हमारे सीपी चाइल्ड्स होते हैं उनके बारे में पूछना चाहूँगा, क्योंकि वो काफ़ी पेरेंट्स वरी होते हैं, तो उनके बारे में कुछ बताना चाहेंगी? जी, सीपी चाइल्ड बेसिकली सेरेब्रल पाल्सी एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर आपकी मस्कुलर रिजिडिटी बहुत बढ़ जाती है, और पेशेंट्स ऐसे बच्चे जो होते हैं ना, उनके वो अपनी ऑब्वियसली क्लीनिंग नहीं मेंटेन कर पा रहे होते, उनके पेरेंट्स ने ही उनको लुक आफ्टर करना होता है, उनकी क्लीनिंग मेंटेन करनी होती है, तो वो इसलिए उनके कोई स्पेसिफिक नहीं है कि इनके दांतों में कोई इश्यूज, कोई स्पेसिफिक डिजीज रिलेटेड नहीं है, लेकिन इम्प्रॉपर ओरल हाइजीन या लैक ऑफ ओरल हाइजीन की वजह से दे कैन सफर फ्रॉम कैविटीज, डिके, पेरिडोंटल डिजीज। तो उस केस में जब पेशेंट, उनके लिए ना सिर्फ आप सपोर्टिव थेरेपीज करते हैं, लेकिन जिस तरह फॉर एग्जांपल अगर दूध का दांत उस बच्चे का नहीं निकल रहा तो हम उसको सिडेट करके उसके मोबाइल टीथ, ताकि वो अगर कोई दांत हिल रहा है, दूध का नहीं निकल रहा, तो वो कहीं स्वॉलो ना कर ले या वो एस्पायरेट ना कर ले, उसकी सांस की नाली में ना चला जाए। तो उन केसेस के अंदर हम बस ये करते हैं कि उनको थोड़ा सा सिडेट करके उनकी वो एक्सट्रैक्शन कर देते हैं। अगर कोई क्लीनिंग होना, ऐसे बच्चों को ना आप दूसरी तरीके से ट्रीट नहीं कर सकते, उनको फिर आपको या तो कॉन्शियस सिडेशन के अंदर ट्रीट करना पड़ता है, यानी कि उनको नीम बेहोश करके। तो उनके सिर्फ सपोर्टिव ट्रीटमेंट्स होते हैं, या पेरेंट्स को एजुकेट करते हैं हम कि आप इनकी ओरल हाइजीन का ख्याल रखें, ब्रशिंग का ख्याल रखें। समटाइम्स ऐसे बच्चे ग्राइंडिंग बहुत करते हैं, दांत ग्राइंड करते हैं आपस में एग्रेसिव होके या इस तरीके से, उसके लिए नाइट गार्ड्स वगैरह की एक ऑप्शन कंसीडर की जा सकती है अगर वो बच्चा उसको कर सकता है, क्योंकि इसमें बच्चे ने तो बेचारा नहीं कर सकता, उसने उसके पेरेंट्स ने ही उसको ज्यादा जो होता है ना लुक आफ्टर करना होता है, तो इसमें पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा हो जाती है, इसमें पेरेंट्स का रोल ज्यादा आ जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। मैम यहाँ पे एक और क्वेश्चन है कि हमारी यंग जनरेशन जो है वो आजकल मोस्टली सिगरेट, शीशा, वेप, डिफरेंट इस तरह की जो प्रोडक्ट्स हैं उनको यूज कर रहे हैं, तो ये ओरल हेल्थ पे कितना असर डालती हैं? डेफिनेटली स्मोकिंग, वेपिंग, एवरीथिंग अफेक्ट्स योर ओरल हेल्थ। जनरल हेल्थ को तो अफेक्ट करती है, उसके साइंस, उसके जो इफेक्ट्स हैं वो तो ऑब्वियस हैं। ओरल हेल्थ को भी ये बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है इन द फॉर्म के उसमें निकोटीन होती है, उसके अंदर और बहुत सारे, जैसा वेप जो है उसके अंदर निकोटीन भी होती है, उसके अंदर और बहुत सारे ऐसे केमिकल्स होते हैं लाइक एसिटल्डिहाइड, कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो आपके जो म्यूकोजा होती है मुंह की, यानी कि जो मसूड़े वगैरह हैं उनको अफेक्ट करती है, वहाँ पे इरिटेशन कॉज कर सकती है। इसके अलावा निकोटीन जो है वो आपके वहाँ पे मेटास्टेटिक चेंजेस यानी कि कैंसरस चेंजेस आपकी ओरल कैविटी में कॉज कर सकती है। इसको हम अपने वाइट पैचेस बन सकते हैं, एंड दोज वाइट पैचेस आर नॉट सिंपल वाइट पैचेस, वो उसको हम अपनी ज़बान में ल्यूकोप्लेकिया कहते हैं, वो एक प्री कैंसरस कंडीशन होती है। तो उसको फिर मॉनिटर करना पड़ता है। तो दिस इज नॉट समथिंग कि जो आप सिर्फ ट्रेंड के लिए या सोशल मीडिया पे आने के लिए या टिकटॉक्स के लिए कर रहे हैं, इट कैन रियली अफेक्ट योर ओरल हेल्थ। डॉक्टर साहब आजकल सोशल मीडिया का दौर है, तो एक सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा हॉलीवुड स्माइल की बात बहुत हो रही है, तो ये हॉलीवुड स्माइल क्या है और क्या इसकी कोई ट्रीटमेंट्स देते हैं आप? बेसिकली हॉलीवुड स्माइल जो है ना, एक स्माइल की एक डेफिनेशन बन गई है जिसके अंदर आपके एक वाइट ब्राइट सिमेट्रिक टीथ हों, खूबसूरत, एक दांतों की एक प्रोपोर्शन होती है, तो उस प्रोपोर्शन में आपके दांत हों, स्माइल कर्वेचर आपका प्रॉपर हो, बहुत सारी चेकलिस्ट, लंबी चेकलिस्ट होती है उसकी, तो वो हम सारे टिक करते जाते हैं। तो उसके तो डिफरेंट प्रोसीजर्स इन्वॉल्व होते हैं, जिस तरह मैंने आपको बताया वाइटनिंग है, विनियर्स हैं, क्राउन्स हैं, इस तरह की चीज़ें, सारे प्रोसीजर्स को इनकॉर्पोरेट करके हम एक नेचुरली अलाइन ब्राइट वाइट स्माइल गेन करते हैं। उन प्रोपोर्शंस को, स्माइल लाइन को, स्माइल
कर्व को फॉलो करते हुए पेशेंट्स के लिए। तो सोशल मीडिया के मतलब सिर्फ फॉर द पर्पज ऑफ गेटिंग फेमस आपको देख, वही अगेन एस्थेटिक्स, जब भी कोई ट्रीटमेंट होता है तो मैं यही सजेस्ट करती हूँ कि अपने रीजनेबल लिमिट्स में रह के करें, ऑब्सेसिव होके ना करें, या जस्ट टू गो फॉर द ट्रेंड ना करें। विनियर्स अगर आपने करने पड़े हैं या क्राउन्स आपको करने पड़े हैं इस वजह से जिसमें आपके ओरल हेल्थ अफेक्ट हो रही है, या आप बिला वजह अपने साउंड टीथ ग्राइंड करना शुरू हो जाए, तो वो भी अच्छी बात नहीं है। आप दांतों की लाइफ को रिड्यूस कर रहे हैं। तो एक रीजनेबल लिमिट के अंदर इफ यू नीड इट देन गो फॉर इट, अगर नहीं तो आई वोंट सजेस्ट कि आप जबरदस्ती जो है ना वो सिर्फ ट्रेंड को फॉलो करने के लिए अपने अच्छे खासे, कुछ लोग के दांत से व्हाइट होते हैं, वो कहते हैं इसको और व्हाइट कर दे। अच्छा। इससे व्हाइट तो हो ही नहीं सकते। मतलब जो ब्राइटेस्ट दांत है उससे ज्यादा क्या व्हाइट होंगे। फिर उसमें आपका कंप्लेक्शन का भी रोल होता है कि कंट्रास्ट होता है। थोड़े से जो डार्क कंप्लेक्शन पीपल होते हैं उनके दांत आपको ज्यादा व्हाइट लगते हैं, जो थोड़ा लाइट कंप्लेक्शन होते हैं उनके थोड़े येलोइश लुक देते हैं। तो ये सारी चीजें मैटर करती हैं। डॉक्टर साहब, कुछ लोगों के टीथ जो हैं वो नेचुरली येलो होते हैं। हाँ जी। तो क्या वो उनको भी हम वाइट कर सकते हैं? उसके अंदर ना हमें कॉज को डायग्नोज करना पड़ता है कि येलोइश डिस्कलरेशन हुई क्यों है। देयर आर मेनी रीजंस फॉर येलोइश डिस्कलरेशन। कुछ एरियाज में फ्लोरोसिस होता है, यानी कि पानी में फ्लोराइड का कंटेंट ज्यादा होता है, तो वहां पे लोगों के दांत येलोइश हो जाते हैं या ब्राउनिश हो जाते हैं। समटाइम जेनेटिकली आपकी जो दांत की आउटर लेयर है इनेमल, उसके अंदर कोई डिफेक्ट आ जाते हैं, कुछ हाइपोमिनोलाइज्ड एरियाज रह जाते हैं, इस वजह से वो येलोनेस आ जाती है। समटाइम्स कोई मेडिसिन का साइड इफेक्ट होता है, जिस तरह किसी ने टेट्रासाइक्लिन बच्चे ने खा लिए तो उसकी वजह से कोई ब्राउनिश डिस्कलरेशन आ जाती है। तो डेफिनेटली उसके कॉजेज होते हैं और फिर आप उस केस में उसको ट्रीट कर सकते हैं इन फ्रॉम विद द यूज ऑफ विनियर्स, या फिर आप क्राउन्स, या फिर आप मतलब वो कर लें, ब्लीचिंग कर लें। उस केस में फिर आप उन चीज़ों को, बहुत सारी ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ हैं, तो वो आप कंबाइन करके तो एक अच्छे रिजल्ट्स अचीव कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, आप हमारी घरेलू खवातीन के लिए कोई होम रेमेडीज बताना चाहें? होम रेमेडीज आपको यूट्यूब पे बहुत सारी मिल जाएंगी। तो वो मेरा ख्याल है मैं ना ही बताऊं तो बेहतर है। डॉक्टर साहब, लास्ट पे आप कोई हमारे व्यूअर्स के लिए पैगाम देना चाहें? मैं यही कहना चाहूंगी, क्योंकि मैं डेंटिस्ट हूँ तो मैं अपनी फील्ड की ही बात करूंगी कि ओरल हेल्थ को आप बिल्कुल निगलेक्ट ना करें। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी बॉडी का। मैंने बहुत सारे पेशेंट्स को देखा है कि जब वो अपने दांत लूज कर लेते हैं तो दे से कि काश हमने पहले इसको ना निकलवाया होता। तो आप अपने दांतों की केयर करें। आपको ये एक ही दफ़ा या चलें 2 दफ़ा मिलते हैं आपको अपनी पूरी लाइफ में, तो आई थिंक कि आपको इनका अच्छा ख्याल रखना चाहिए, ओरल हेल्थ को निगलेक्ट नहीं करना चाहिए और रेगुलर डेंटल विजिट ज़रूर करने चाहिए। उसके अंदर हम ये कहते हैं कि आप आफ्टर 6 मंथ्स, या अगर 6 मंथ्स नहीं तो कम से कम एनुअली एक डेंटल रूटीन विजिट ज़रूर रखें। सेम गोज फॉर योर जनरल हेल्थ। इंटरनेशनली गाइडलाइंस हैं कि आपको अपने मेडिकल हेल्थ से रिलेटेड भी आपको 1 साल बाद कुछ टेस्ट होते हैं जो कि मैंडेटरी होते हैं, वो आपको करवाने चाहिए। उसका फायदा आपको ही होता है। उसका फायदा ये होता है कि आपकी कोई डिजीज हो, आप अर्ली स्टेज पे उसको डिटेक्ट कर लेते हैं, आप बहुत सारी चीजों को प्रिवेंट कर सकते हैं। एंड प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। In foreign countries they talk about preventive things, not पाकिस्तान में कहते हैं जो तो होएगा तो देखा जाएगा, बिल्कुल ऐसे ही, लेकिन ऐसे नहीं होना चाहिए। प्रिवेंशन इज द थिंग कि आप उस पर काम करें। वो कहते हैं ना कि प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। डॉक्टर साहब, बंडल ऑफ थैंक्स कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला हमारे लिए। अगेन